थैंक यू वेरी मच फातिक भाई। अम, आपने टाइम दिया। जब भी आपसे बात हुई या प्रीवियसली भी हमने पॉडकास्ट की थी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है आप ऑडियंस की तरफ से। जिस तरह आप एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करके, अम, हर कोई वो अप्रिशिएट करता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ड्यूरिंग द वीकेंड। नहीं, थैंक यू सो मच खज़र भाई। एवरी टाइम यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद पीपल एंड मैं एक चीज़ पे तो बड़ा इसको आपको ख़ास तौर पे अप्रिशिएट करता हूँ कि यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल एंड यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब बिकॉज़ दिस रिक्वायर्स अ सीरियस कमिटमेंट एंड एफर्ट। इसके अंदर आपका टाइम भी लगता होगा। आई एम श्योर आई कैन अंडरस्टैंड उसके अंदर। सो एक बियॉन्ड वर्क आवर्स जाके ये चीज़ करना बिकॉज़ आप भी फुल टाइम इन जॉब के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस इज़ सीरियस कमिटमेंट एंड एक मोटिवेशन इसके अंदर जो है आपकी, मैं उसको दैट दैट डेफिनिटली कॉल्स फॉर एप्रिसिएशन। फातिक भाई, आपने कल कामयाबी नेटवर्क पे भी एक इवनिंग में सेशन किया था, आई बिलीव फ्राइडे को शायद किया था वहाँ पे। हम भी करते हैं, मैं भी लाइव कर रहा हूँ। पहले पॉडकास्ट करता था यूट्यूब पे, आपसे भी हुए। सो वो वन ऑन वन एक तरह की डिस्कशन होती थी। वहाँ पे मैं ही क्वेश्चंस पूछता था, ऑल्दो जो ऑडियंस थे या फेलो इन्वेस्टर्स हैं वो अप्रिशिएट करते थे कि मेरे क्वेश्चंस अच्छे होते थे, क्योंकि मैं भी उनकी तरह ही सोचता हूँ, मैं भी एक इन्वेस्टर ही हूँ। सो अच्छे होते थे, बट फिर भी उसमें मुझे सम टाइम लगता था कि जिस तरह हमारी छोटी-सी मार्केट है, एक छोटी-सी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर की कम्युनिटी है, तो क्यों ना इनको भी इन्वॉल्व किया जाए इस पूरी डिस्कशन में। सो ये एक प्लेटफ़ॉर्म जो है, इसको नाम दिया मैंने दी काहलून सर्कल। सो दिस इज़ गिविंग अस एवरीथिंग। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं चीज़ें। यहाँ पे ये लाइव इवेंट्स भी कर सकते हैं एंड इन द फ्यूचर मेरा प्लान भी है, कुछ वर्कशॉप्स भी होस्ट करूँगा अबाउट मार्केट। सो एक बेहतरीन ये टूल मिला है हमें। सो आई होप के जो हमारे फेलो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर हैं, आएँ संडे की नाइट को आके, जस्ट लाइक वी यूज्ड टू डू ट्विटर स्पेसेस। आज भी जब मैं मिलता हूँ बहुत सारे लोगों से, तो वो रिमाइंड करवाते हैं कि अ, वो कितनी अच्छी ट्विटर स्पेसेस थी और किस तरह उन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट की एक जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प दी। चलें फ़तीक भाई, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है ऑन अ ग्लोबल लेवल, कि ये जो टैरिफ वार हो रही हैं या जो अमेरिका या ट्रम्प जो कुछ कर रहा है, सो अमेरिका की जो मार्केट्स हैं वो भी हिली हुई हैं, पूरी दुनिया में शॉक वेव्स हैं हर तरफ। आल्दो पाकिस्तानी मार्केट थोड़ी-सी अ, हुई थी नेगेटिव, बट उसने फिर रिकवर किया अपने आप को, स्टेबल हो गई है। सो सबसे पहले तो हमें थोड़ा-सा ग्लोबल व्यू दें अबाउट टैरिफ वार, और ये क्या हो रहा है और ये किस तरह पाकिस्तान पे भी इम्पैक्ट कर सकता है? खैर भाई, मेरी ना फ्राइडे को एक ग्लोबल एक कंपनी है पाकिस्तान में, उसका ग्लोबल ये समझे मल्टीनेशनल है बहुत बड़ी, तो उसके ग्लोबल सीएफओ के साथ एक मुलाकात हुई। सो उनके साथ मेरी ऐसी बात हो रही थी इसी टॉपिक के ऊपर, तो उन्होंने एक बहुत मज़ेदार बात करी, मुझे उसको बड़ी हंसी आई। तो मैं एक इस वक्त आपके सामने तीसरे बंदे हैं जिसके सामने ये मेंशन करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा यार, द वे यूएस इज रिएक्टिंग राइट नाउ, कहता है यूएस इज नो डिफरेंट फ्रॉम एन इमर्जिंग मार्केट। कहता है यूएस भी इमर्जिंग मार्केट बन गया है। जिस तरह की उसकी वोलेटिलिटी क्रिएट कर दी है ना डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, जो ये सारा किया है। सो बट ही इज यूज्ड टू इट। आपने अगर इनका पिछला टेन्योर भी फॉलो किया होगा ना, तो उसमें भी यही इस तरह के कोई ना कोई एपिसोड चलते रहते थे। उस टाइम सेमीकंडक्टर सेल्स के ऊपर बैन लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ही इज यूज्ड टू सच इनिशिएटिव्स बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं। बट दिस टाइम ये एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। चाइना भी रिएक्ट कर रहा है एंड जो इसकी इम्प्लीकेशन है, आई थिंक उसके ऊपर तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो ग्लोबली उसके ऊपर इतने आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं एंड मार्केट्स का रिएक्शन जो है वो भी बड़ा क्लियर बता रहा है कि है क्या। दिस इज़ ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ग्लोबल स्लो डाउन। ये एक सिंपल सी चीज़ है बिकॉज़ आपकी अगर 2 जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं लाइक यूएस और चाइना, और व्हिच अकाउंट फॉर द सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, प्रोबब्ली अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें, आई बिलीव 40% से ज़्यादा जीडीपी सिर्फ इन 2 इकोनॉमीज़ का होगा और मे बी मोर। सो अगर इधर स्लो डाउन आने जा रहा है दोनों का एक-दूसरे से लड़ाई करने पे, तो वो तो ग्लोबल इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, एक स्पिल ओवर होगा। सो ये तो एक एस्टेब्लिश सी बात है जिसकी वजह से ग्लोबल कोई रिसेशन बोल रहा है, कोई स्लो डाउन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सो ब बातें यही है मोर और लेस। अच्छा, अब
इसकी वजह से हो क्या रहा है, इनिशियल अगर आप ग्लोबल मार्केट्स का रिएक्शन देखें तो यही हुआ कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स वगैरह तो चलें छोड़ दें, उधर जो एक हुआ अनसर्टेनिटी की वजह से। जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात है ना पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि कमोडिटीज़ में क्या हुआ। आप देखेंगे ऑयल जो था विच वाज़ ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 75, ब्रेंट की अगर मैं बात करूँ 75 और 80 के दरमियान कुछ एवरेज एवरेज कर रहा था उन दिनों। वो एक लोएस्ट आई थिंक उसने 59 भी लगा दिया था एकदम से जो शुरू के रिएक्शन आए थे उसके अंदर रोज गिर गिर के ना। ये अच्छा, ऑयल जो होता है वो यूजुअली एक यूँ समझ लें कमोडिटीज़ का लीडर समझ लें या कुछ इस तरीके की चीज़ समझ लें, क्योंकि वो फिर सिर्फ ऑयल नहीं होता, उसके पीछे जब कमोडिटी का साइकिल घूमता है तो उसके पीछे फिर बाकी चीज़ें भी घूमना शुरू हो जाती हैं। वो डाउनवर्ड होगा तो डाउनवर्ड, अपवर्ड होगा तो अपवर्ड। ये हमारे लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए। व्हाई? बिकॉज़ वी आर अ नेट इंपोर्टर। ये फैक्ट है। हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट भी जो सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्ट है दैट इज़ ऑयल, हमें पता ही है। सो डिपेंड करता रहता है, अभी इकोनॉमिक बिल्कुल स्लो डाउन हुआ है तो 17-18 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट चल रही है, बीच में 25 अरब डॉलर की इंपोर्ट हो चुकी थी आपकी ऑयल की। सो सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्ट आपकी है, तो अगर ऑयल की प्राइसेस नीचे जाती हैं और सिमिलरली और कमोडिटीज की प्राइसेस भी नीचे जाती हैं तो दैट बोड्स वेल फॉर आवर इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि आपसे जो पहली भी हमारी पॉडकास्ट हुई थी फैज़र भाई, उसमें हमने बात करी थी साइकिल्स की, और साइकिल्स के अंदर हमने कहा था कि सिंगल बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान इज़ आवर करंट अकाउंट। हम लोगों का डॉलर का क्राइसिस आता है हर बार कि डॉलर की शॉर्टेज हो जाती है, वो शॉर्टेज ट्रांसलेट करती है इनटू करेंसी डिवैल्यूएशन, वो फिर ट्रांसलेट कर जाता है इनटू इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, और वो एक स्पाइरल चीज़ों का चल रहा होता है। हमारा बॉटम लाइन प्रॉब्लम हर बार होता है करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट सिंपली एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, ट्रेड, रेमिटेंसेस, जितनी हम चीज़ें इस तरह की बात करती है ना, वो उनका बैलेंस है हमारा। वो लंबा चौड़ा डेफिसिट में चला जाता है, हम फारिग हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरह की एक्सटर्नल सेविंग्स आती हैं, डॉलराइज़्ड सेविंग्स आना शुरू हो जाती हैं, दैट बोड्स वेल फॉर अ करंट अकाउंट। ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए। इसीलिए आप देखें पाकिस्तान का 2013 ऑनवर्ड्स जो एक कमोडिटी क्राइसिस आया था, उसकी वजह से पाकिस्तान में एक हाई ग्रोथ पीरियड भी आया था 4 साल का, क्योंकि कमोडिटीज़ बिल्कुल थल्ले लगी हुई थी, तो वो पे पाकिस्तान में ग्रोथ भी अच्छी आप ला सके थे उसके अंदर। सो दिस बोड्स वेल फॉर आवर इकोनॉमी। अच्छा, अब 2 बातें हो रही हैं यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये है कि खिज़र भाई, बहुत से लोगों का ये कंसर्न होता है, ये सवाल होता है, बड़ा वैलिड सवाल होता है कि यार अगर ये स्लो डाउन आएगा तो इम्पोर्ट्स ठीक है, इम्पोर्ट में आपकी सेविंग आ जाएँगी, बट एट द सेम टाइम आपके एक्सपोर्ट्स पे भी तो फ़र्क पड़ेगा। ये भी एक सवाल उठता है और बड़ा वैलिड सवाल है इसके अंदर कि अगर हम स्लो डाउन की बात करें, तो स्लो डाउन होगा तो एक्सपोर्ट्स पे ही फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूएस के हम स्लो डाउन की बात करें, तो पाकिस्तान अगर यूएस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है तो नेचुरली उसको फ़र्क पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो साइंस समझने वाली है, वो समझने वाली ये है कि हाइपोथेटिकल बात करते हैं। अगर आपकी $20 बिलियन की एक्सपोर्ट है और $30 बिलियन की इम्पोर्ट है, दोनों में 10% रिडक्शन आती है। तो एक्सपोर्ट आपकी गिरी $2 बिलियन से, इम्पोर्ट गिरी $3 बिलियन से। नेट आपने $1 बिलियन की सेविंग कर ली आपने। आपको ये फ़ायदा हो जाता है क्योंकि आप एक डेफ़िसिट कंट्री हैं। आपसे मेरा मतलब है हम पाकिस्तान एक डेफ़िसिट कंट्री हैं। जब हम डेफ़िसिट कंट्री हैं तो इन चीज़ों का नेट-नेट हम बेनिफिट पॉकेट करके घर लेके चले जाते हैं। ये एक पहली हमारी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इसके अंदर। दूसरा इसमें जो एंगल है ना खज़र भाई, वो ये है कि वो कहते हैं ना उर्दू में कि ताली 2 हाथ से बजती है। ये तो वो हो गया कि जो अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। आपके लिए, कि कमोडिटी और वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं। बाय द वे ये एक और चीज़ ये भी हो रही है कि इस वॉर के अंदर जो सुनने में आ रहा है, और जो टेक्स मेरी एक दो एक्सपोर्टर वगैरह से रिसेंटली बिल्कुल रिसेंट बात हुई है, तो उधर से ये आ रहा है कि जो ये चाइना और इनके टैरिफ-वैरिफ के चक्कर में ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा बेनिफिशियल इसलिए भी हो सकता है कि इधर-उधर के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थोड़ा पाकिस्तान की तरफ स्पिल ओवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो थोड़ी-सी इनिशियल इंडिकेशंस आ रही हैं, वो आ रही हैं, तो दिस कुड बी अ गुड थिंग एज़ वेल। चलें वापस आते हैं, वो जो मैंने बात करी ताली 2 हाथ से बजती है। एक तरफ तो अल्लाह ताला ने आपको बेनिफिट दे दिया कि जी आपके ऑयल प्राइसेस कम हो गई हैं, कमोडिटी प्राइसेस कम हो गई हैं, वो एक्सटर्नल सेविंग्स आ गई, विंडफॉल सेविंग्स आ गई। दूसरी तरफ ये है कि आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो एज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो अनफॉर्च्यूनेटली हम हर बार, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है और पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लेते हैं हम, 2002 में आईएमएफ के पास गए, 2008 में आईएमएफ के पास गए, 13 में आईएमएफ के पास गए, 18 में आईएमएफ के पास गए, 23 में आईएमएफ के पास गए। हर 5 साल के बाद हम एक अनफॉर्च्यूनेटली आईएमएफ के दरवाजे पे जो खड़े हुए होते हैं, तो उसके पीछे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको अगर कोई बेनिफिट आता भी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो ये पॉलिसी मेकिंग इतनी गैर मुनासिब किस्म की या गलत तरीके की पॉलिसी मेकिंग करते हैं कि वो उस बेनिफिट को भी एक नुकसान में कन्वर्ट कर देते हैं। ये वो दूसरा पार्ट ऑफ द इक्वेशन है कि एक इक्वेशन की साइड में तो वो ठीक है आपकी सेविंग्स आ रही हैं, बट हमारी गवर्नमेंट या हमारे पॉलिसी मेकर्स क्या उन चीज़ों को सही तरीके से समझते हुए पॉलिसी मेकिंग सही करके उसका एडवांटेज लेते हैं, या उसको फ़ायदा उठाते हुए फिर से वही हरकतें करते हैं कि गाड़ियों की इम्पोर्ट बढ़ा दो, उसकी इम्पोर्ट बढ़ा दो, उसकी इम्पोर्ट बढ़ा दो, उसकी इम्पोर्ट बढ़ा दो, तो वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाता है। ये अब दूसरी चीज़ देखने वाली है।
यूजुअली कॉमन सेंस तो ये कहती है कि जब आपने इतनी मर्तबा एक गलती करी भी होती है तो आपको अकल आ जाती है, समझ आ जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी इतनी मर्तबा गलतियों के बाद फिर वो चीज़ रिपीट होती है तो फिर डर भी ये लगता है कि अभी भी समझ में आई है या नहीं आई। तो हाई लेवल तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा खज़र भाई कि चीज़ें बेहतर हैं पाकिस्तान के लिए, ये सब चीज़ें अच्छी करती हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को ये भी फ़ॉलो करना पड़ेगा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन चीज़ों को कैसे अब डील करती है। क्या हम दोबारा से इंटरेस्ट रेट 6, 7, 8% तो नहीं करने जा रहे? क्योंकि फिर वही मसला होगा, आप इंटरेस्ट रेट कम करोगे, गाड़ियों की इम्पोर्ट, फलाँ एक्टिविटी, फिर इम्पोर्ट बढ़ाना शुरू कर दोगे। अगर आप ऐसी कंसोलिडेशन मोड में चलते हैं, तो फिर ये चीज़ें बेहतर रहेंगी। अगर आप अग्रेसिव होना शुरू कर देंगे इस वक़्त क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट तो इतनी बढ़ नहीं रही है, तो ये नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा फिर वापस। ये सर लुब्बा-लुबाब हो गया। थोड़ा सॉरी मैंने लंबी कर दी, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड देके समझाना मुझे लगा ज़रूरी है। अच्छा, जिन्होंने अभी जॉइन किया है, मैं बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं फातिक भाई से खुद पूछूंगा, उसके बाद आई विल ओपन द Q&A सेशन। लेफ़्ट साइड में हैंड की इमोजी है, उस पे आप तब क्लिक करेंगे और हाथ रेज़ करेंगे, मैं आपको इनवाइट करूंगा। आई विल मेक यू को-होस्ट एंड देन आप आके अपना वीडियो में, ऑडियो में क्वेश्चन पूछें फातिक भाई से। उसके अलावा Q&A भी इनेबल कर दूंगा, वहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। अगर आपने फ़ोन से जॉइन किया हुआ है तो देन आप चैट में भी लिख सकते हैं। आई थिंक फ़ोन में वो हाथ रेज़ करने की, हैंड रेज़ करने की ऑप्शन नहीं है। फ़ातिक भाई, अभी देखते हैं कि यूएस में ना ये पोली मार्केट, जो बेटिंग मार्केट है या इस तरह की काफ़ी आई हैं। जब ट्रम्प का इलेक्शन हो रहा था तो अभी मैं देखता हूँ तो पोली मार्केट पे शायद 65% के अराउंड यूएस में रिसेशन आने के चांसेस वो कह रहे हैं। सो आपके ख़्याल में ये जो रिसेशन है, ग्लोबल रिसेशन है, इसके कितने चांसेस हैं या आ सकती है या नहीं? खैर भाई टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं पाकिस्तान को तो मैंने फिर ज़्यादा स्टडी किया है, यूएस इकोनॉमी को मैंने थोड़ा स्टडी तो किया है बट इतना एक्सटेंडेड पीरियड के लिए मैंने नहीं किया। सो पहला तो डिस्क्लेमर ये होगा कि पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं बकेट ऑफ सॉल्ट से मेरी बातों को लिएगा यहाँ पर। देखें जो नेचुरल रूल ऑफ साइकिल्स है ना जिसको आप कहते हैं रिग्रेशन टुवर्ड्स द मीन स्टैटिस्टिकल जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो तो यही कहता है कि जब एक इलोंगेटेड पीरियड ऑफ एक्सटेंशन आता है तो फिर एक कंट्रैक्शन भी आनी होती है। इसीलिए जब भी आप ग्राफ देखेंगे इकोनॉमिक्स की जितनी थ्योरीज होती है ना उसमें ग्राफ आपको हमेशा यूं दिखाते हैं और बीच में एक लाइन ऐसे करके दिखाते हैं। ये लॉन्ग रन ग्रोथ की लाइन होती है और इसके अराउंड ये ग्रोथ पीरियड आता है, ये रिसेशनरी पीरियड आता है, ये ग्रोथ पीरियड आता है, रिसेशन। और जो दूसरा रिसेशन होता है वो पहले वाले से ऊपर की तरफ होता है, तो इस तरह से आप ऊपर-ऊपर की तरफ जाते जा रहे होते हैं। अब यूएस में अच्छी ग्रोथ आई है पोस्ट कोविड, मतलब वो इस तरह की ग्रोथ आई है कि वन ऑफ द रिकॉर्ड लो इन अनएम्प्लॉयमेंट्स की बातें हो गई और वो सारी की सारी जो चीज़ें हमने देखी। आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ गया था, वो सारी की सारी चीज़ें हो गई थी इसके अंदर। सो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको पीक ऑफ द साइकिल तो कहीं पे नज़र क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन होती है ना उसमें यूजुअली 2 वेरिएबल्स हुआ करते थे बट एक तीसरा होता है वो अननोन सा होता है। एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल। तीसरा जो फैक्टर आ गया है ना वो टेक्नोलॉजी का आ गया है। जो एआई और इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं ना दुनिया के अंदर जिसमें यूएस लीड कर रहा है, वो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इतना तेज़ी से इम्प्रूव कर रही है कि वो अगर कुछ लेबर लॉस और इस तरह की चीज़ों को लॉस को भी वो वैल्यू में कन्वर्ट करता जा रहा है। समझ रहे हैं आप बात? सो ये एक चीज़ है, तो इट्स नॉट दैट ईज़ी कि हम इसको परसेंटेजेस में क कन्वर्ट कर लें या इसको हम वैसे इतनी ईज़िली कह सकें कि ये रिसेशन में चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होंगी। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब का मूड भी डिपेंड करता है, वो कोई वहीद नहीं है कि कल सुबह सो के उठे और बोलेंगे यार मुझे अब बहुत हो गई, मेरा काम पूरा हो गया, ट्रेड वॉर अब मुझे और नहीं करने। तो वो फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो एक चीज़ लेकिन है, वो ये है कि यूएस की जो ग्रोथ इन द रीसेंट टाइम्स हमने देखी थी जीडीपी ग्रोथ, वो उस तरह की आगे जाते हुए नज़र नहीं आएगी बिकॉज़ वो बहुत ओवरहीटिंग की तरफ एलिमेंट चला जाता है। वो यूएस सपोर्ट नहीं कर सकता। अब बाकी यही है कि सर इसमें देखना पड़ेगा फिज़र भाई कि आगे क्या होता है, इसमें कोई इतना ईज़ी मेरे हिसाब से नहीं है। अब चाइना ने देखें एक इंटरेस्टिंग मूव करी, बिल्कुल पॉलिटिकल उन्होंने ये किया कि यूएस की ट्रेज़रीज़ को डंप करना शुरू कर दिया, ताकि उनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाए। यूएस की ट्रेज़रीज़ बढ़ना शुरू हो गई। अब ये आसान चीज़ नहीं है, तो ये पूरी दुनिया को पता है यूएस डेफ़िसिट रन करता है, उसको बोरो करना होता है, इतनी हाई कॉस्ट पे अगर वो ये बहुत ज़्यादा ऊपर कर देते हैं, तो बोरोइंग उनके लिए मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। सो दैट इज़ अनदर एंगल। सो इसके अंदर सर फिंगर्स क्रॉस्ड वाली बात है टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास इस चीज़ का येस और नो में कोई जवाब नहीं होगा इसमें अदरवाइज़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को कैसे देखते हैं? काफ़ी हाई लेवल्स पे है। आपको यहाँ पे सस्ती लग रही है, महँगी लग रही है, कॉशियस रहना चाहिए या अकोमोलेशन करनी चाहिए या बेचना चाहिए? सो आपका ओवरऑल पाकिस्तान मार्केट के बारे में क्या व्यू है?
फिर मार्केट इस वक़्त मुझसे अगर आप पूछेंगे अज़्यूमिंग इंटरेस्ट रेट्स यहीं पे रहता है, क्योंकि सिंगल बिगेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ इक्विटी मार्केट वैल्यूएशन जो होता है वो इंटरेस्ट रेट होता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर मैं अज़्यूम करता हूँ इंटरेस्ट रेट जो 12% है ये यहीं पे रहता है, ये कहीं नहीं जा रहा और हम कोई बहुत एक अग्रेसिव स्टिमुलेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, नॉमिनल 3% जैसे जीडीपी ग्रोथ में रहते हैं। सो मेरा ये ख़्याल है कि सर यहाँ से ब्रॉडर स्टॉक मार्केट रैली शायद ईज़ी ना हो या मुश्किल होगी यहाँ से। जैसे एक तो ब्रॉडर स्टॉक मार्केट से रैली से मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा सब चल रहा है। एक दिन सीमेंट चलता है, दूसरे दिन फर्टिलाइज़र चलता है, तीसरे दिन स्टील चलता है, चौथे दिन फार्मा चलता है, पाँचवें दिन ईएनपी चलता है। जो पिछले साल में आपको 2 सालों में नज़र आया था कि वो एक-एक करके हर सेक्टर में स्टॉक्स चले जा रहे हैं। अगर मैं ये असम्पशन यहाँ पे लॉक करके चलूँ इंटरेस्ट रेट और बाकी चीज़ों के, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ब्रॉड बेस्ड रैली का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूम रह गया है, यहाँ पे। अब यहाँ वैल्यू हंटिंग की बात आ जाती है। तो वैल्यू हंटिंग में जब आप देखते हैं तो मुझे जैसे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में आज के दिन भी वैल्यू है। उनके अंदर अब देखें रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं, तो यूबीएल ने तो आपने देखा होगा कि एक अलग ही लेवल पे सरप्राइज़ किया है चीज़ों को। उसमें फिर उसने परफ़ॉर्म भी किया उस हिसाब से। आपका बैंक अल्फला का रिजल्ट आया है, इट वाज़ आई थिंक ब्रॉडली इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन जिस तरह से था, लेकिन फिर भी उसका डिविडेंड वगैरह आप देखें उसने ₹2.5 का डिविडेंड दिया है, अज़्यूम करें सस्टेनेबल है तो उसकी भी कोई 13% जैसी तो डिविडेंड यील्ड भी होगी। अच्छा, बैंक्स जो होते हैं ना खज़र भाई, वो अच्छे जो बैंक्स होते हैं, उनको किसी हद तक ग्रोथ में क्लासिफ़ाई करना चाहिए क्योंकि उनकी डिपॉज़िट ग्रोथ होती ही रहती है। अब बैंक अल्फला जैसा बैंक है, इसकी डिपॉज़िट ग्रोथ होती जा रही है, ऐसा नहीं है कि इसकी डिपॉज़िट ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इट्स अ गुड बैंक। इस तरह के बैंक की 13% डिविडेंड यील्ड या 12% डिविडेंड यील्ड जो रिस्क फ्री रेट के बराबर डज़ नॉट मेक सेंस। इसको कम होना चाहिए लॉजिकली स्पीकिंग। सो इस तरह से और भी कुछ बैंक्स हैं, निज़ाम बैंक आप देखेंगे और भी बैंक्स देखेंगे, तो बैंकिंग सेक्टर में मुझे लगता है कि वैल्यूएशन में एक एक रूम मौजूद है, वहाँ पे उनको देखा जा सकता है। आपका सीमेंट सेक्टर है, ये दोबारा से जो सीमेंट की प्राइसेज़ बढ़ना शुरू हुई हैं रिसेंटली आपने देखा होगा। फ़ातिक भाई अगर बैंकिंग पे हम दोबारा आते हैं थोड़ा-सा तो ये जो इस्लामिक बैंक्स हैं इनको थोड़ी-सी ब्रेक लगी हुई है तो उसकी क्या वजह है? जो इनको एडवांटेज था वो कुछ देर पहले जो रेगुलेशन हुई थी उसकी वजह से शायद वो न्यूट्रलाइज़ हुआ है। सो आपके ख़्याल में इस्लामिक बैंक जिसमें मिज़ान है, फ़ैसल है, ये थोड़ा-सा ख़ामोश हैं जबकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं यूबीएल है वो तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। देखिए, मीज़ान बैंक ने तो आपका थोड़ी देर पहले आप देखेंगे उसने एक एक झटका लिया था, वो 275, 95, 280 तक गया था। बिल्कुल रीसेंट मुझे प्राइस इस वक़्त याद नहीं है, बल्कि देख लेते हैं अभी कितनी है। सो एक तो जो मैं आपको बताऊँ फ खज़र भाई सिर्फ़ आई थिंक इट्स नॉट स्पेसिफिक टू इस्लामिक बैंक्स, आई वुड से जनरली बैंक्स ही इस वक़्त रेंज बाउंड हुए हुए हैं। आप थोड़ी देर को यूबीएल को साइड में कर दें, उसमें मैं बाद में वापस आता हूँ। आप सारे बैंक्स देखिए वो एक ही लेवल पे मोर और लेस फँसे हुए हैं। मीज़ान बैंक चलें 2 वापस 255 हो गया, एमसीबी मुझे 277 नज़र आ रहा है इस वक़्त और अल-फलाह वही 75 है, अल-हबीब वही 140 है। तो मुझसे अगर आप पूछें फैसल बैंक वही 47 है, तो हबीब बैंक वही 150 है, हबीब मेट वही 90 पे फँसा हुआ है। सो जनरली स्पीकिंग बैंक्स एक जगह फँसे हुए हैं, इट्स ऑल लॉजिकल। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है। वो लॉजिक ये है खैर भाई कि इंटरेस्ट रेट 22% से 12% पे आया है। एंड तकरीबन विदाउट अ ब्रेक आया है। वो हर पॉलिसी के अंदर 1%, 1.5%, 2% वो कटते। तो बैंक का क्योंकि जो सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट होता है वो सूद रेट ही होता है कि जिसपे वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में जब इतनी शार्प ईजिंग होती है तो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है ना कि कितने प्रॉफिट्स आएँगे, कितने गिरेंगे। अब नेचुरली सबको पता है कि जो लास्ट ईयर आए थे, उस तरह के सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। जो बैंक सस्टेन करेगा तो उसने तो बहुत ही कुछ चीते किस्म का काम कर दिया है ना, यहाँ पे ये वाली बात हो जाएगी। तो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है। तो मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मार्केट इज़ वेटिंग टू सी दोज़ नंबर के क्या नंबर्स निकल के आते हैं। फिर मार्केट एक्शन लेगी कि अच्छा यार ये नंबर्स बुरे हैं तो ठीक है स्टॉक प्राइस और नीचे जाए। अच्छा नहीं यार हमने तो बुरे एक्सपेक्ट किए थे नंबर्स बेहतर आ रहे हैं तो हम और आगे जाते हैं। ये इस वजह से थोड़ा-सा आपको रेंज बाउंड नज़र आएँगे। आई डोंट थिंक इट हैज़ एनीथिंग स्पेसिफिकली विद द इस्लामिक बैंक, ये जनरली बैंक्स में आपको नज़र आएगा। यूबीएल स्टैंड्स आउट। यूबीएल स्टैंड्स आउट बिकॉज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्ले किया है और उसमें 2 चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बताऊँ फिर एक तो ये कि अगर आप यूबीएल के लास्ट ईयर के रिजल्ट्स उठा के देखेंगे ना, जब मार्च और उस क्वार्टर के आ रहे थे, वो अनइम्प्रेसिव आ रहे थे। अगर आप उठा के देखें, उस टाइम उनकी वो ग्रोथ नहीं आ रही थी, जो बाकी बैंकों की आ रही थी, क्योंकि उन्होंने ना एक इंटरेस्टिंग काम किया। उन्होंने ये किया कि इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पे चले गए। उन्होंने कहा कि यार ये नीचे तो आने ही आने हैं, ठीक है। उन्होंने वेरिएबल रेट पे स्टेट बैंक से बोरोइंग शुरू कर दी और आगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय करना शुरू कर दी।
और बीच में स्प्रेड लॉक करना शुरू कर दिया। अगर आपने फ्लोटर पीआईबी ले लिया तो लॉक कर लिया, अगर आपने फिक्स पीआईबी ले लिया तो आपने 16 या स 15 या जो भी यील्ड है वो लॉक कर लिया, और जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे जाता जा रहा है आपकी, वो वेरिएबल बोरोइंग की कॉस्ट नीचे जाती जा रही है, वो आपका स्प्रेड खुलता जा रहा है। तो वो शुरू में पिछले साल आपको वो नज़र नहीं आया, वो बेनिफिट अब आपको खुलता हुआ उनका नज़र आ रहा है। यही देखें उनका अभी रिसेंट मैंने बैलेंस शीट देखी थी कि क्लोज़ टू 4 ट्रिलियन इनके डिपॉज़िट्स हो गए और 5.4 ट्रिलियन की इनकी बोरोइंग की बुक हुई है। तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेल रहा है। अगर आप वो नंबर देखेंगे वो छोटा नहीं है। अगर ये 5.4 ट्रिलियन पे 1% भी कमा रहे हैं, तो 54 बिलियन नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना कमा रहे हैं। और वो क्वार्टर का तकरीबन 13.5 अरब रुपए बन जाता है। आप उसको अगर देखेंगे ना तो वो छोटे नंबर नहीं है, वो अच्छे बड़े नंबर से निकल के आता है उसके। सो यूबीएल ने इन चीज़ों को थोड़ा हेज फंड स्टाइल में प्ले किया है और वो उसके नंबर्स में सरप्राइज़ कर रहे हैं। तो जब वो नंबर्स में सरप्राइज़ कर रहे हैं तो वो स्टॉक प्राइस भी उसके हिसाब से वो सरप्राइज़ हो रही है, वो मूव हो रही है। सो आई थिंक यूबीएल में ये है और बाकी जो बैंक्स हैं वो इस वजह से रुके हुए हैं। ये मेरा इसमें तो 2 सेंट। तो आपके ख्याल में अभी भी कौन-सा जो बैंक है वो स्टिल इज़ अ गुड टू लुक एट? जनरली आई थिंक जो मेरे पास देखें सर कोई अर्निंग एस्टिमेट्स एज़ सच नहीं है, तो मैं उसके बेसिस पे कोई बहुत वो नहीं कर सकता। आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज़ अर्निंग एस्टिमेट्स वगैरह पब्लिश करते हैं, तो जो भी व्यूअर्स हैं वो उनके नंबर्स वगैरह भी देख सकते हैं। बट मैं एक जनरल यहाँ पे बात कहूँगा, कोई भी बैंक अगर आपको 6-7 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर 2025 की फोरकास्टेड अर्निंग के ऊपर पीई जिसे कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसके ऊपर अगर आपको मिल रहा है तो वो बुरा नहीं है लेने के लिए। या डिविडेंड यील्ड देख रहे हैं, जो करंट डिविडेंड्स चल रहे हैं, इसके ऊपर डिविडेंड यील्ड अगर 12-13% बन रही है तो उसको लेने में कोई बुराई या कोई हर्ज नहीं है इन माय ओपिनियन। एक्सीलेंट। ये एक अच्छा अप्रोच अभी है, अप्रोच में देख लेंगे। कंटिन्यू करें, अभी शायद आप सीमेंट सेक्टर को डिस्कस करने लगे थे, तो मैंने आपको टोक जी। के बैंकिंग पे ले आया। तो बैंक से एक आपने सवाल ये पूछा था बेसिकली कौन से सेक्टर्स में इस वक़्त फिर भी रूम हो सकता है, तो एक सीमेंट है, सीमेंट देख सकते हैं कि जब से उन्होंने प्राइसेज़ दोबारा से बढ़ाना शुरू करी हैं, अभी कोई 1425 लास्ट मैंने देखा तो हो गई हैं, ये 1500-1500 जा सकती हैं। उस पे सीमेंट सेक्टर के अंदर थोड़ा रूम निकल आता है, उसके अंदर आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। मेरी हमेशा से बहुत पसंदीदा एक कंपनी रही है क्वार्ट सीमेंट, ऑल्दो मुझे उनसे एक एतराज़ ये है कि वो डिविडेंड कोई ज़्यादा नहीं देते, बट वो इतना रीइन्वेस्ट चीज़ों के अंदर करते हैं, बट शेयर बायबैक कर लेते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ों से ऑफसेट कर लेते हैं। क्वार्ट सीमेंट है, और भी अच्छी सीमेंट कंपनीज़ हैं, फौजी सीमेंट्स में आप देख सकते हैं, मेपल इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब नंबर्स में। सो इन जनरल मैंने दोस्तों वगैरह से जो पूछे थे अर्निंग एस्टिमेट्स वगैरह, उससे जो नज़र आ रहा था वही नज़र आ रहा था कि अभी जनरली सीमेंट सेक्टर में थोड़ा बहुत स्पेस मौजूद है। और वही कन्वेंशन जो है, साइड के सीमेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेन स्ट्रीम सीमेंट्स आप देख सकते हैं। वही देख रहे हैं। फर्टिलाइज़र एक इंटरेस्टिंग चीज़ से गुज़र रहा है इस वक़्त, वो ये कि यूजुअली तो फर्टिलाइज़र डिफेंसिव होता है, बट वो भी एक वेदर साइकिल के अंदर आ गया है कि जिसमें इस साल वाटर शॉर्टेज के एक प्रॉब्लम्स की वजह से आप देखेंगे बड़ा मार्च क्वार्टर का ऑपटेक भी थोड़ा-सा खराब रहा है, उसमें वीक फार्म इकोनॉमिक्स का भी रहा है एलिमेंट, बट वाटर शॉर्टेज का भी एक रिस्क है। सो उस वजह से थोड़ा-सा मार्केट को कंसर्न है, तो ये इफर्ट, एफएससी वगैरह ये पीछे आए हुए हैं। मेरे यहाँ पे इन पे जो एक अप्रोच है वो यही है कि आई एम सिंस आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और मैं सजेस्ट भी यही करता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म चीज़ें देखें, तो फर्टिलाइज़र में यही है कि देखिए ये भी एग्री साइकिल्स का पार्ट है। जैसे और चीज़ों के साइकिल्स होते हैं, इनके एग्री साइकिल्स होते हैं, तो हमने अपने तजर्बे पाकिस्तान में फ्लड्स भी देखे हैं। तो फ्लड्स भी आए हैं, उस साल ऑप्टिक्स अफ़ेक्ट हुए हैं यूरिया और इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन फिर वो अगले साल कवर हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो आई वुड से अगर ये स्टॉक प्राइसेज़ यहाँ पे आपको ज़्यादा नीचे मिल रही हैं, तो उसको भी देखना चाहिए, कोई मुझे कोई ख़ास हर्ज नज़र नहीं आता। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अर्निंग्स ग्रोथ के नंबर आप लोग देख सकते हैं, जो उनकी डीरेगुलेशन हुई है, उसके बाद से क्या नंबर्स आ रहे हैं, तो मुझे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी ये स्पेस में वैल्यू नज़र आती है। अम, सिस्टम्स लिमिटेड की जो रीसेंट कॉर्पोरेट ब्रीफिंग थी, अगर किसी आप लोगों ने अटेंड करी है तो थोड़ा आइडिया होगा, नहीं तो उसमें काफ़ी एनकरेजिंग बातें हैं जो वो कर रहे हैं। दे आर स्टिल लुकिंग एट अ 25% डॉलराइज्ड रेवेन्यू ग्रोथ। सो उनका जो मसला था ना, वो कभी भी रेवेन्यू ग्रोथ अभी तक नहीं था। आप देखें वो अच्छी आती रही है, वो बीच में उनका कॉस्ट का मसला हो गया था, क्योंकि उन्होंने एक्सपेंशन करी थी, तो एक्सपेंशन करते हैं तो वो कॉस्ट जो होती है वो फ्रंट लोडेड होती है, वो पहले आ जाती है, क्योंकि मार्जिन्स खराब हो गया था। वो अब आहिस्ता-आहिस्ता इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इफ दैट हैपेंस तो सिस्टम्स में भी एक हो सकता है। तो इस तरह की बाकी कुछ अच्छी कंपनीज़ हैं, कोलगेट देखें, दिस नंबर्स पे अर्निंग्स प्रॉफिट वाइज़ से आप देखें बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, और इस तरह की भी कुछ कंपनीज़ हैं सो साइड में। मैं जनरली आपको आइडिया होगा कि मैं ऑयल सेक्टर से मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज़ उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक तो प्रोडक्शन रिस्क वगैरह मैंने पहले भी हमने जो एक इसके ऊपर बात करी थी आपके साथ की, तो वो तो है ही है कि प्रोडक्शन रिस्क वगैरह जो सेक्टर में है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की टू मच इंटरवेंशन, सर्कुलर डेट, आपको पता ही नहीं होता कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। अभी पावर सेक्टर एक अच्छा खासा पाकिस्तान में ना मेन स्ट्रीम सेक्टर होता था इन्वेस्टिंग के लिए। अब वो किसी की यूनिवर्स का प्रॉब्ली पार्ट भी नहीं बचा है।
वो एक हब को लोग कंसिडर कर लेते हैं, वो भी पावर की वजह से नहीं करते, वो लोगों को उम्मीद है कि बीवाईडी में कुछ हो जाएगा। दैट इज़ द रीज़न, पावर तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही नॉन इन्वेस्टेबल कर दिया। सो मुझे यही डर रहता है खज़र भाई कि ऑयल के अंदर भी क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन टू मच है, यू नेवर नो वन फाइन मॉर्निंग दे वेक अप एंड डू समथिंग व्हिच अफेक्ट्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर। सो मेरी अप्रोच ये होती है कि इस तरह की चीज़ से फिर दूर ही रहो, तो व्हिच इज़ व्हाई आई डोंट रिकमेंड। माय अप्रोच इज़ मोर टुवर्ड्स कैपिटल प्रिजर्वेशन के भाई कम कमाओ लेकिन रिस्क कम लो। लॉस जी, वही मैंने दे जी, अभी मैंने रिसेंटली ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र है ईएनपी में। तो मेरा ख़्याल है फ़ातिक भाई की जो ये बात है इस पे थोड़ा-सा आप ज़रूर गौर कीजिएगा। अगर मैं वापस आऊँ फ़ातिक भाई सीमेंट सेक्टर में, तो उसमें अगर मैं तो लक्की को फ़ॉलो करता हूँ बड़ी देर से। बड़ी अच्छी उसने ग्रोथ भी दी है डिस्पाइट के मुझे याद है बहुत सारे जो हमारे सोशल मीडिया पे हैं एक्सपर्ट्स तो इसको सिक्लिकल समझ के बिल्कुल ही इससे इसकी बात नहीं करते थे बट इसने बहुत अच्छी रैली दी है 375 का शायद लो लगाया था तो अभी देखे 1700 पे है। सो अभी इसमें बताएं कि इसकी स्टोरी क्या है हमारे फेलो इन्वेस्टर्स को एक एक तो इसकी फेयर वैल्यू पे भी कुछ वीडियोस आई थी अब्दुर्रहमान भाई ने भी की थी, कुछ और भी थी कि इसकी फेयर वैल्यू भी 2000 है। लेकिन अभी जब से इसका स्प्लिट अनाउंस हुआ है, उसके बाद भी इसमें अच्छा मोमेंटम आया है। तो क्या रियली इसकी फेयर वैल्यू को अचीव कर रहे हैं इन्वेस्टर या कि जो स्प्लिट का उन्होंने कहा है, वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कर रहा है लोगों पे कि यार अगर 1000 ले लेंगे तो हमारे 5000 शायद बन जाएँगे। तो उसके बाद प्राइस सस्ती हो जाएगी, फिर शायद मोमेंटम आएगा। मैं ग्लोबली अगर देखो यूएस वगैरह में भी तो जब स्टॉक स्प्लिट होता है उसके बाद ज़्यादातर स्टॉक्स जो है ना अपनी प्रीवियस प्राइस को फिर अचीव करने चल पड़ते हैं। अ, ये बात सही है। अच्छा शुरू से देख लेते हैं फिगर भाई। देखिए 375 के ऊपर जो आपने नंबर लेवल बताया ना देखिए उसके ऊपर तो मतलब एक-एक है वो कॉन्सेप्ट होता है कि नो ब्रेनर। वो तो नो ब्रेनर था, वहाँ पे तो सोचना मेरा ख़्याल है क्रिमिनैलिटी होनी चाहिए कि भाई इसके ऊपर सोचना मैं इसको खरीदूँ, ना खरीदूँ, लकी जैसी कंपनी को तो वो वाली सिचुएशन थी। बट उसके बाद जो रीसेंट रैली काफ़ी देर तक ये अरसे तक नहीं 800-900 के बीच में ये फँसा रहा, कोई साल भर इसने कोई रिटर्न्स नहीं दिए थे। फिर उसके बाद इसने ये जो 2025 में इसने बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्म किया उसके अंदर, जिसमें वैसे आप बात करेंगे तो येस देयर इज़ अ फेयर रीज़न कि इसने क्यों परफ़ॉर्म किया है क्योंकि देखें जो भी है उसमें नंबर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, एक सर्टेन वैल्यू तो आप उसको लगाएँगे ना उसके प्रॉफिट को। अच्छा कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे हाइलाइट करना चाहूँगा लकी के अंदर फॉर फ्यूचर जो लोग इसको देखना चाह रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि एक मिसकंसेप्शन जो मैं देखता हूँ ना वो लोगों को लगता है और मैंने एक सवाल भी यहाँ पे क्योंकि देख रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर, वो ये कि स्प्लिट की वजह से वैल्यूएशन पे कोई फ़र्क पड़ता है। देखिए फंडामेंटल वैल्यूएशन पे स्प्लिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ही है कि वो एक केक था, उसके अंदर 2 स्लाइड हुए हुए थे, एक लाइन लगी हुई थी, अब आपने उसको यूँ करके 4 कर दिया। वो केक आज भी उतना ही है एक केक के बराबर, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो फंडामेंटल वैल्यूएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उसमें कुछ लिक्विडिटी ड्रिवन फैक्टर ज़रूर हो सकते हैं कि कोई बोलता है कि हाँ, ठीक है मुझे ₹2000 का शेयर नहीं लेना लेकिन मैं ₹500 का ले लूँगा, तो वो एक लॉजिकल एक चीज़ उसकी है बट सिंस आई एम अ फंडामेंटलिस्ट मैं फंडामेंटल बिलीवर हूँ, मैंने यही देखा है कि चीज़ें इवेंचुअली रिग्रेस टुवर्ड्स फंडामेंटल या प्रोसीड टुवर्ड्स फंडामेंटल तो वहाँ पे चली जाती है। एक तो ये मैं हाइलाइट करना चाहूँगा। दूसरा जो चीज़ है ना खिदर भाई एंड टीम जो यहाँ पे बाकी लोग बैठे हुए हैं, देखें लकी में मैंने अभी तक मैं ख़ैर ज़्यादा वीडियोज़ लोगों की नहीं देखी हैं बट जनरली जो मेरी लोगों से बात हो रही है, मैंने लोगों को ये चीज़ इग्नोर करते हुए देखा है। ये लोगों में मैंने हप्को में भी इग्नोर करते हुए देखा था जिसकी वज़ह से लोग बहुत बुरा फँसे भी थे हप्को के अंदर जाकर। देखें पावर सेक्टर जो होता है ना इधर भाई, उसके अंदर जो अर्ली ईयर्स होते हैं ना उसके आपको पता है ना पावर सेक्टर में क्या होता है, आप जाते हो गवर्नमेंट को बताते हो कि भई मैंने पावर प्लांट लगाना है। गवर्नमेंट कहती है अच्छा डिटेल्स दो। ये कहते हैं कि भाई हमारी इतनी कॉस्ट आएगी, तो आप हमें गारंटीड इतना रिटर्न दे दो, जिसके ऊपर सारी बहस भी चली थी। तो आपने अगर मिसाल के तौर पे कहा कि भई मैं तो ₹100 इक्विटी लगा रहा हूँ और मैं ₹400 बोरो करूँगा, ₹500 का प्रोजेक्ट लगाऊँगा, तो कहती है हुकूमत ठीक है। तो हुकूमत कहती है भाई अगर लेट्स से 30% हमने आपको गारंटीड आरओई देना है, तो ₹100 आपने इक्विटी लगाई थी, गवर्नमेंट कहती है 30 का मतलब है ₹30 तुम प्रॉफिट घर लेके जाओगे अपना, ये तुम्हारा अपना है ₹30, ठीक है? अच्छा अब जो ₹400 का डेट है, ठीक है? वो भी तो रिटर्न होना है, वो कहाँ से रिटर्न होगा? वो इस ₹30 से थोड़ी होगा। ये वो ₹30 तो आपके हैं फिदर भाई जो आप अपने घर लेके जाएँगे डिविडेंड के तौर पे और आपने उससे अपना घर चलाना है, रोज़ी-रोटी करनी है अपनी। जो वो ₹400 का डेट आपने लिया है, वो डेट भी तो वापस होगा। जो डेट वापस होता है तो हुकूमत उसके लिए आपको टैरिफ में अगेन एक कंपोनेंट या रेवेन्यू में कंपोनेंट देती है, जिससे आप अपना डेट रीपे करते हो।
अब मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत बोलती है या आप बोलते हो कि भाई ये 400 रुपए का डेट मैंने 10 साल में वापस करना है। 10 साल में वापस करने का मतलब है हर साल मोटा-मोटा आपने 40 रुपए डेट वापस करना है। ठीक है सर, 40 रुपए तो हुकूमत आपको 40 रुपए की आप गवर्नमेंट को ये भी बोलोगे ना कि भाई डेट वापस करना है तो आप मुझे 30 रुपए तो मेरा दे रहे हो और 40 रुपए डेट वापस करने का भी तो दो। ठीक है सर? तो 30 रुपए आपका अपना हो गया, 40 रुपए आपको डेट वापस करने के लिए चाहिए तो आपको नेट प्रॉफिट 70 रुपए चाहिए। समझ गए आप बात? 70 रुपए आपको प्रॉफिट चाहिए लेकिन उसमें से आपका अपना कितना है? आपका 30 रुपए है, बाकी 40 रुपए तो बैंक को चला गया। यही मसला होता है पावर के अंदर जो आप नेट प्रॉफिट या ईपीएस का नंबर देख रहे होते हैं पहले 10 साल के अंदर, वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विटी ईपीएस नहीं होता। उसके अंदर वो डेट का हिस्सा शामिल होता है। ये भापको में भी था जो उसका चाइना पावर वाला लगा हुआ था जिसका कोई कंट्रीब्यूशन आज भी जो आ रहा है उसके अंदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर डेट का। और लकी के अंदर भी जो आप ईपीएस आज के अंदर देख रहे हैं इसके अंदर रफली 60 रुपए मेरा अंदाजा है कि वो डेट वाले होंगे जो कि आपके नहीं है बैंक के हैं, आप उसको माइनस करके देखें। सो कोई भी अगर आपको कहता है 280 रुपए की ईपीएस है तो वो शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव से 280 नहीं है, वो शायद 230 है या 220 है। तो पहली चीज़ तो ये है। तो आप जब भी वैल्यूएशन करें आप 220 या 230 पे करें या वो 60 रुपए माइनस करके करें। कोई फ़ोरकास्ट जितने भी कर रहा है, अगर कोई आगे 300 रुपए की फ़ोरकास्ट कर रहा है और उसमें से वो 60 रुपए माइनस करके आप बोले 340 का हम 240 का हम देखेंगे। तो उस पे पीई देखें। तो उस पे जब आप पीई देखें और 1700 रुपए के ऊपर या जो भी रेट चल रहा है आप 230-20 के ऊपर निकालेंगे तो मोटा-मोटा अब ये आपका 7-8 की पीई की रेंज में आ गया है। ये अब रीज़नेबल हो गया है। मुझसे अगर आप पूछेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे मुझे तो बल्कि लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि जो आप पूरी ईपीएस देख रहे हैं इसमें पावर का भी है। पावर में आपको क्यों उतना ही प्रॉफिट या उतना पीई क्यों मिले जितना कि सीमेंट में मिलता है? ये तो आपको पता है सर्कुलर रेट रिडन फैक्टर है। इतने अरसे तक हमने देखा बेचारे 2-2 और 3-3 के पीई के ऊपर ये पावर कंपनीज़ पड़ी रही। क्यों? क्योंकि वो कैश प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है इन अ लॉट ऑफ केसेस। वो फँस ही रहा होता है सर्कुलर रेट में। सो इस वजह से मुझे लकी के अंदर यहाँ से ऑनवर्ड्स जो एक्जिस्टिंग बिज़नेसेस है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैल्यूएशन में मुझे कोई ख़ास अब यहाँ से रूम नज़र नहीं आता मुझसे अगर आप पूछेंगे। लेकिन मार्केट एक और चीज़ प्राइस कर रही है, वो प्राइस कर रही है जो वो एक गोल्ड और कॉपर वाला एक चक्कर इनका चल रहा है एनआरएल वाला जो बीच में तब्बा साहब ने एक वीडियो भी बनाई थी कि हमने डिस्कवरी करी है। अब उसमें सर सवाल है कितनी बड़ी डिस्कवरी की बातें तो हो गई बट उन्होंने खुद वो नोटिस अगर आप पढ़ें लिखा हुआ है कि अभी 2 साल की हमें फीज़िबिलिटी स्टडीज़ पे करनी है। तो नंबर्स कितने आते हैं, एनुअल आउटपुट कितना हो सकता है, वो जो फर्दर क्लैरिटी होगी उस वक़्त सही मायनों में पता चलेगा कि हम उसमें कितना कंट्रीब्यूशन बिल्ड कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट ये भी ज़हन में रखना होगा कि 2 साल फीज़िबिलिटी स्टडी के फिर वो आउटपुट आते-आते मेरे ख्याल से 3-4 साल की एटलीस्ट कहानी है कि वो अर्निंग में ट्रांसलेट होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो लकी में मेरे ख़्याल है आपको सामने रखने चाहिए। दूसरा एक और मैं बात करूँगा सर, दूसरों का मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से कर रहे हैं। अभी आपने जैसे ज़िक्र किया किसी ने ₹2000 की फेयर वैल्यू निकाल ली। अब सर 1700 समथिंग तो हो चुका है, ₹2000 फेयर वैल्यू है, 10% ही रह गया है, 10% के लिए आप क्या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे? ये भी एक फैक्टर आप ध्यान में रख लेंगे। सही। फ़तीक भाई आपने फ़ार्मा की बात की अभी। फ़ार्मा ने बड़ी अच्छी ग्रोथ दी है रिसेंटली। अभी भी मैं अपने जो मेरे न्यूबीज़ हैं फ़ेलो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने भी बड़े बुल फ्लैग टारगेट निकाले हुए हैं कुछ फ़ार्मा के स्टॉक्स के। तो ओवरऑल अभी इसमें कितना जूस देखते हैं आप? और दूसरा अगर हम सरल वगैरह की बात करें, आल्दो अपने लो से वो डबल तो हो चुका है बट उसमें ये था जैसे आपने कहा कि सिस्टम वाली स्टोरी उसमें भी थी, उन्होंने भी बहुत जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ था, लॉसेस आ रहे थे, फिर शायद उन्होंने वो सेल किए हैं, कंसोलिडेट किए हैं। तो आपका क्या व्यू है कि उसमें कुछ फ्यूचर में है पोटेंशियल, या एक थोड़ा-सा रिव्यू दे दें, लिटिल बिट डीप एनालिसिस। आपके चैनल पे फार्मा की वीडियो भी है, तो मैं ऑडियंस को कहूँगा कि फ़िनक्लब का जो यूट्यूब चैनल है उसको जॉइन करें और वहाँ पे फ़ातिक भाई ने डिफरेंट सेक्टर्स पे बात किया उसको भी देखें। फ़ातिक भाई। सर फार्मा सेक्टर मुझे तो देखें एक अच्छा सेक्टर लगता है और हमेशा से मुझे आज से नहीं सर इत्तेफ़ाक की बात है मैं 2014 से सेक्टर को ना बड़ा क्लोज़ली फ़ॉलो कर रहा हूँ उसको, 11 साल हो गए हैं। सो इस सेक्टर में सर अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना इसको, तो इट इज़ प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट इनइलास्टिक इनइलास्टिक या इलास्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है कहता है कि अ, इसकी जो डिमांड है कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है, चलें आसान वर्ड्स में सेंसिटिव कह लेते हैं, इलास्टिक का मतलब होता है सेंसिटिव कितनी है। सो फार्मा इज़ वन ऑफ दो सेक्टर्स जिनकी डिमांड जो होती है वो काफ़ी कम सेंसिटिविटी वाली होती है, क्योंकि आपको पता है दवाइयाँ हैं, बीमारियाँ हैं, लोग अनफॉर्चुनेटली मतलब
किसी और जगह से भी कम कर सकते हैं, लेकिन दवाई के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल होता है, ये इस तरह की चीज़ होती है। सो डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेंथ होती है यहाँ पे सेक्टर के अंदर। इस सेक्टर में जो वोलेटिलिटी रही है या सिक्लिकलिटी रही है ना, उसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइसिंग के ऊपर पहले तो कैप लगाया हुआ था, कि पहले तो कैप था, 2016 तक तो ये होता था कि प्राइस आप बढ़ा ही नहीं सकते। मतलब बस लग गई हैं, वो फिक्स हो गई हैं। अब जो भी कॉस्ट होता रहे, इधर होती रहे, उधर होती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्राइस में रखें। 16 में या पता नहीं 17 में, मुझे सही से एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, तो वो ड्राफ्ट की पॉलिसी आई थी प्राइसिंग, जहाँ पर उन्होंने सालाना अलाउ किया था कि भई ये एसेंशियल मेडिसिन्स होती हैं, उनको आप बढ़ा सकते हैं अप टू अ मैक्सिमम ऑफ इन्फ्लेशन और 7% व्हिचएवर इज़ लोअर, ठीक है। इसी तरीके से नॉन एसेंशियल के ऊपर 10% और सीपीआई इन्फ्लेशन के बराबर कर दिया था उसको उन्होंने, तो किसी हद तक इनको रूम मिल गया। फिर होता ये हुआ कि उसके बाद भी करेंसी डिवैल्यू होती रही, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल तो इम्पोर्टेड होता है, जो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहलाता है, वो रॉ मटेरियल होता है इनका, वो इम्पोर्ट होता है मोस्टली स्पीकिंग। तो जब इम्पोर्ट होता है तो आप डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू करेंसी। अब रेवेन्यू आपका रुपये में फिक्स हुआ हुआ है, कॉस्ट आपकी डॉलर में डिनोमिनेटेड है, तो वो होता ही है कि जब करेंसी हमारी बर्स्ट होती है, इनके मार्जिन जो होते हैं बिल्कुल ही उनका जूस निकल जाता है, वो स्क्वीज़ हो जाता है आप पे। ये इनके साथ मसला चल रहा होता था। फिर बीच में ये एपिसोड जो हुआ कि इन्होंने जाके रोना-धोना शुरू किया ड्रैप के आगे कि भाई ये कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, इसको आप अलाउ करें, तो वो वन ऑफ बेसिस के ऊपर कुछ अलाउ कर दिया करता था कि अच्छा भाई ये कर लो। 2024 में जो सर एक स्ट्रक्चरल चेंज आ गया ना, वो ये चेंज आ गया है कि जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन्स होती हैं, एक एसेंशियल मेडिसिन्स की लिस्ट होती है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हुई होती है, हम भी उसी को फॉलो करते हैं। उनको छोड़ के जो नॉन एसेंशियल्स में आती हैं, उन दवाइयों के ऊपर हुकूमत ने कहा कि भाई डीरेगुलेशन हो गई, अब आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस सेट करो। सो अगर कोई कंपनी का डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, तो वो चाहे तो उसकी 100% प्राइस भी बढ़ा सकता है, 200 भी बढ़ा सकता है, 300 भी बढ़ा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि वो 300% प्राइस से बढ़ा देगा, क्योंकि उसको अपनी मार्केट में कम्पिटिटिव पोजीशन भी देखनी है, कि मेरा कॉम्पिटिशन भी बैठा हुआ है, इतना ना बढ़ा दूँ कि वही फिर सारी मार्केट लेके चला जाए। ये वाली चीज़ को भी ज़हन में रखना होता है। सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि उनके पास अब किसी हद तक रूम आ गया है, जैसे सीमेंट वगैरह वालों के पास रूम होता था, कि अगर पीछे से इम्पोर्ट की कॉस्ट बढ़ती थी आपकी, तो ये आगे सीमेंट की बोरी महँगी कर दिया करते थे। अब इनके पास वो रूम आ गया है कि जो पीछे कॉस्टिंग आपकी बढ़ रही होती थी, वो उसको आप काफ़ी हद तक पास ऑन कर सकते हैं। एसेंशियल्स में अभी भी थोड़ा-सा मसला है, तो लेकिन उसमें भी ये है कि कम से कम सीपीआई तक उसको या 7% तक कैप करके लाया हुआ है। बट एक अच्छी चीज़ ये भी हो गई है कि ड्रैफ्ट में या गवर्नमेंट सर्कल्स में अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि भाई अगर एसेंशियल दवाई भी और कोई एबनॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज़ आता है, तो हमें वन ऑफ इनको अलाउ करना पड़ेगा। जी, जो बीच में पैराडॉल वगैरह आपको याद होगा, इन लोगों ने भी बड़े सयाने होते हैं, इन्होंने प्रोडक्शन वगैरह बंद कर दी थी कि हमारा लॉस हो रहा है, वो पैराडॉल शॉर्ट हो गई थी पाकिस्तान में, मिल के ही नहीं दे रही थी। तो फिर गवर्नमेंट को समझ में आई, गवर्नमेंट ने फिर ये पॉलिसी वगैरह चेंजेस किए एंड एवरीथिंग करी उसके अंदर। सो ये इसकी वजह से मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड इनकी जो मार्जिन्स के अंदर पहले वोलेटिलिटी हुआ करती थी, वो गोइंग फॉरवर्ड कम हो जाएगी अब। और आपके पास प्राइसिंग पावर किसी हद तक आ गई है, आप पास ऑन करते रहोगे उस चीज़ को, या वैसे ही आप सालाना बढ़ा सकते हो इस चीज़ को, थोड़ा-थोड़ा इन्फ्लेशन के थ्रू वैसे ही पास ऑन कर सकते हो। सो मुझे लगता है कि इनके अंदर ग्रोथ का जो रूम है रिलेटिव टू अदर सेक्टर्स वो ज़्यादा है। इन इवन इन अ कंस्ट्रेंट जीडीपी ग्रोथ सिनेरियो, मतलब जब हम 2-3% जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसमें सिक्लिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाना मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, जो मैंने आपने जिस वीडियो को सर रेफर किया ना, वहाँ मैंने एक एक्सेल की पूरी शीट बना के दी हुई है, और लोगों को हमने वो लिंक दिया हुआ है उस वीडियो के अंदर कि आप डाउनलोड कर लें और खुद उसके अंदर नंबर्स वगैरह आप करके देख लें। तो आप थोड़ा बहुत बेसिक भी करेंगे ना, आपको नज़र आता है कि इनकी बड़ी ईज़िली अर्निंग्स है ना, 15-20% ग्रो करना कोई बड़ी चीज़ मुश्किल नज़र नहीं आ रही। जबकि 15-20% सस्टेनेबल बेसिस पे दूसरे सेक्टर्स में ग्रोथ लाना इट सीम्स टू बी अ चैलेंज सस्टेनेबल बेसिस पे। इस साल तो आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो पिछले साल प्राइसेज़ बढ़ी हैं, वो उसके इम्पैक्ट्स नज़र आ रहे हैं सीमेंट पे, या इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं, तो फाइनेंस कॉस्ट सेविंग्स नज़र आ रही हैं। लेकिन वो सस्टेनेबली रेवेन्यू और बाकी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रो करना, ये यहाँ पर रिलेटिवली मुझे ईज़ियर या कंफर्टेबल एक सिनेरियो नज़र आता है देन अदर सेक्टर्स। ये सर एक फ़ार्मा का मेरा थीसिस है, जिसकी वज़ह से मुझे लगता है कि ये देखा जा सकता है। बाकी एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, तो फ़ार्मा के अंदर जो कुछ कंपनीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गैलेक्सो का ऑगमेंटिन एक प्रोडक्ट है। सर ऑगमेंटिन किसको नहीं पता? आपने लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो आप इस तरह के ब्रांड्स को लेके डाल सकते हैं। इस तरह की मैनेजमेंट्स को आप लेके डाल सकते हैं। जीएसके इज़ वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट्स दैट यू कैन फाइंड टू इन्वेस्ट इन, इवन इन पाकिस्तान। एलियन पैनाडोल जैसा ब्रांड है, इस ब्रांड को हाउसहोल्ड ब्रांड है सर, ये तो कंज्यूमर ब्रांड है। हर घर में कुछ हो ना हो, पैनाडोल ज़रूर पड़ी हुई होती है। आप एजीपी के कुछ बड़े अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ऑस्नेट डी हो गया और इस तरह के जो उनके दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। सो ये जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आप इसके अंदर इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को आप इग्नोर भी कर दें, तो लॉन्ग टर्म में आप देखें, अब एलियन है, जब ₹5 की ईपीएस आई थी 2017 में, जब ये पहली मर्तबा लिस्ट हुआ था।
सर इस पिछले अभी वो ₹12 के रन रेट पे तकरीबन चल रहा है, ₹50 आप लगा लें इज़िली, और अभी उसमें ग्रोथ की और भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो 10 गुना हो ही गया ना 7-8 साल के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें, और बाकी गैलेक्सो वगैरह के भी आप प्रॉफिट्स देखें आप किस किस्म के आ रहे हैं, क्वार्टर के उसने अभी ब ₹9 शायद दिया है उसने। सो ब बाकियों के भी अच्छे, हाई नून लैबोरेटरीज़ आप देखें, अमेज़िंगली कंसिस्टेंट कंपनी है सर, मतलब बाकियों के मार्जिन्स में तो फिर बहुत वोलेटिलिटी नज़र आती है, ये पता नहीं लोग क्या करते हैं कि इनकी वोलेटिलिटी बहुत कम होती है इनके अंदर, और हर साल 20, 25, 30% ना बड़ा सेफली ये ग्रो करके दिखा देते हैं आपको। सो इस तरह की भी बड़ी अच्छी कंपनीज़ हैं, तो मेरा ये ख़्याल होगा उसको देखें आप, एक्सप्लोर करें। सर्ल की आपने बात करी, तो सर्ल एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको भी देखा जा सकता है, क्योंकि वो डेट रिडन कंपनी थी और इतना डेट बढ़ गया था कि वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। सो दे हैव सोल्ड ऑफ वन ऑफ देयर सब्सिडियरीज़, जिससे वो कोई ख़ास कमा नहीं रहे थे, अब उसे पैसे आए हैं तो वो डेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया है, तो आप लोग उसकी सेविंग्स इंटरेस्ट, आप लोग कुछ ना भी करें तो सेविंग्स को बिल्ड करके देख लें कि इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग्स इसके ऊपर कितनी निकलती है। वो एब्सोल्यूट नंबर ले लें डेट का कितना है, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता चल जाएगा कितनी सेविंग इसके अंदर निकल के आ रही है। वो एक है, बाकी प्राइसिंग देखिए कुछ ब्रांड सर्च के पास भी बहुत अच्छा है, ये मानना पड़ेगा। हाइड्रोलिन बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। न्यूब्रॉल फोर्ट बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ब्रांड है। तो सर्च के पास भी है। तो जनरली इनकी मैनेजमेंट को शायद उतना हाईली रेट नहीं किया जाता जितनी शायद आप हेलियन या जीएसको, गैलेक्सो वगैरह को करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, इधर भी एक बनता है यहाँ पे थोड़ा-सा। सो ये सर एक मेरी तरफ से जस्ट होगी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। फ़ातिह भाई ऑटो, स्टील सिक्लिकल में आते हैं और जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई थे तो लोगों ने उस टाइम बाइंग भी की सर थी। मैं थोड़ा-सा आपको सर थोड़ा-सा डिस्टर्ब वो आपको इंटरप्ट कर लूँ? तो यहाँ पे किसी ने मैसेज किया, हाउ डू यू सी बीएफ बायो विद इन द फार्मा सेक्टर? सर बीएफ बायो के ऊपर चक्कर ये है कि वो एक प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा लेकर आए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मेरा जो कंसर्न है बीएफ बायो के ऊपर वो मैं शेयर कर लेता हूँ, वो ये है कि सर ये जो ग्रुप है ना, बीएफ बायो इज़ बेसिकली सब्सिडियरी ऑफ फिरोसन्स, ठीक है? जो फिरोसन्स ग्रुप है ना, दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ कमिंग अप विद अमेजिंग आइडियाज़ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। शायद आपको याद हो, ये एक ज़माने में हेपेटाइटिस का इलाज पाकिस्तान में लेकर आ गए थे सोवाल्डी, ठीक है सर? हार्डली यस। और वो बहुत सक्सेसफुल हो गया, ठीक है? अब इनका मसला क्या है, ये आइडियाज़ तो बहुत ही मस्त किस्म के लेके आ जाते हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सस्टेन नहीं कर पाते। ये सोवाल्डी लेकर आ गए, सोवाल्डी का कॉम्पिटिशन फिर हर दूसरा आ गया लेके, ये सर्वाइव नहीं कर पाए, वापस मारे हो गए उसके अंदर। ये इनकी हिस्ट्री है, ये मल्टीपल टाइम्स आपको ऐसे ही नज़र आएगा। इवन आप रीसेंट टाइम्स के अंदर देखें तो फार्मा कंपनी बाकी जिस किस्म की ग्रोथ डिलीवर कर रही है, फिरोज़िश उस तरह से चीज़ें नहीं डिलीवर कर पा रहा। सो इनके जो एग्ज़ीक्यूशन की हिस्ट्री है ना इस ग्रुप की, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जिसकी वज़ह से मुझे थोड़ा कंसर्न होता है। प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, जो लेकर आए हैं उसमें तो कोई शक नहीं है। क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है और ये कंपनी बहुत बड़ी हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब आप हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी लगाते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग, क्योंकि फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं, कोई श्योरिटी के साथ तो आप कुछ कह नहीं सकते। तो वहाँ पर ये जो एक फैक्टर है, वो मेरा कंसर्न है। या तो इसके नंबर्स इतने अच्छे फ्यूचर में नज़र आना शुरू हो जाएँ, तो मेरा शायद कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आई लाइक टू प्ले सेफ, आई लाइक टू गो टुवर्ड्स कैपिटल प्रिजर्वेशन वाली साइड के ऊपर। तो मेरा तो कोशिश होता है मिनिमम रिस्क के ऊपर मैं काम करूँ। सॉरी सर, ये मुझे इस पे कहना था। सही है। चलिए इसको ऑटो और स्टील का बता दें कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आए हैं तो स्टील ने तो कोई इतना परफ़ॉर्म नहीं किया। अगर ऑटो को देखें तो उसमें कुछ कंपनीज़ ने अच्छा ग्रो किया है, लेकिन अगर उसकी जो पूरी एक इको चेन है उसमें इकोसिस्टम है उसमें अगर स्पेयर पार्ट्स या इस तरह के टायर्स वाली कंपनीज़ देखें ओवरऑल, सो उसमें एक मिक्स ही है सिचुएशन। सो आप किस तरह देखते हैं इन सिक्लिकल सेक्टर्स को दोनों को, ऑटो और स्टील को? अच्छा, इधर भाई स्टील की अगर हम बात करें तो स्टील में भी 2 होते हैं। एक वो फ्लैट स्टील होता है जिसमें इंटरनेशनल स्टील और आइशर स्टील आ जाते हैं जो शीटें बनाते हैं, और फिर वो सरिये वाली कंपनीज़ होती हैं आगा, अमरेली और मुगल वगैरह। तो दोनों को थोड़ा अलग पहले यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए जो सरिया बनाने वाली कंपनीज़ है ना, उनके अंदर तो वहाँ पे उस सेक्टर के अंदर एक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ गया। ठीक है ना? बल्कि पहले मैं दूसरी बात कर लेता हूँ। ये जो दोनों स्टील सेक्टर है ना सर, इनके अंदर एक हमेशा से मसला था जिसकी वज़ह से मैं इन्वेस्ट नहीं करता इसके अंदर, इन दोनों के अंदर। वो मसला ये है कि सर इनका जो फिनिश प्रोडक्ट है ना, ये उसकी प्राइस खुद डोमिनेट नहीं कर सकता है। जैसे सीमेंट सेक्टर है ना, वो अपनी प्राइस बढ़ा देता है अपनी मर्ज़ी से जब चाहता है, चलें कभी गिर जाती है, वो चीज़ हो जाती है उसके अंदर। इनके पास वो लेवरेज या वो फ्रीडम नहीं है। ये प्राइस टेकर्स हैं, इनको जो मार्केट प्राइस देती है, इनको उस प्राइस पे बेचना पड़ता है। ठीक है सर? वो इम्पोर्टेड मार्केट इनको बताती है कि आप इस प्राइस पे बेच सकते हो, उससे ऊपर नहीं बेच सकते। और रॉ मटेरियल इम्पोर्ट होता है दोनों के केसेस के अंदर। ठीक है सर?
तो ना आपका फिनिश्ड प्राइस के ऊपर किसी किस्म का कंट्रोल है, ना आपका रॉ मटेरियल के ऊपर किसी किस्म का कंट्रोल है। यू आर टोटली एट द मर्सी ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स कि वो आपका क्या स्प्रेड डिटरमाइन करता है। ठीक है सर। ये इनका पहला मसला है जिसकी वजह से मैं इनमें हाथ नहीं डालता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप सोकर उठेंगे तो इनके इंटरनेशनल मार्जिन्स कैसे होंगे, इंटरनेशनल प्राइसेस क्या होंगे। आपको पता ही नहीं होता, वो ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। तो वो एक अनसर्टेनिटी वाला एलिमेंट आ जाता है जिसको मैं तो अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। फिर सर दूसरा फ्लैट स्टील में कम, वो सरिये में मसला ज़्यादा है। वो ये है कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है, सरिये की ना, जो इसको बनाना होता है आपने रोलिंग करने के लिए, तो बिजली की रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है। और इलेक्ट्रिसिटी टेरिफ का इस मुल्क के अंदर क्या हुआ है वो सबको मालूम है। तो ये बेचारे वहाँ पर इनको प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो जो मार्केट दे रही है वही इनको लेना पड़ेगा। बिजली का कॉस्ट प्रेशर बढ़ गया, आपसे पास ऑन कर ही नहीं सकते। अब बैठ के करें अब्ज़ॉर्ब उसको। ये मसला हुआ। अब तीसरा इस फंडामेंटल स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्या आ गया सेक्टर में, वो मैं आपको बताया था जहाँ से मैं बात शुरू की थी मैंने। वो सर ये हो गया है कि बहुत सारे जो शुगर इंडस्ट्री के प्लेयर्स होते थे ना सर, उनका एक बाई प्रोडक्ट होता है बगास। बगास से उन्होंने बिजली बनाना शुरू कर दी। ठीक है सर। और जब वो बिजली बनाई तो वो बहुत सस्ती थी, बनिस्बत जो ग्रिड से आपको मिल रही होती है। ठीक है सर। जब सस्ती बिजली थी तो उन्होंने भी सरिया बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि कन्वेंशनल बैठे हुए थे ये बेचारे कम्पेटिटिवनेस नहीं कम्पेटिटिव रहे ही नहीं, फारे हो गए। आप देखिए आगा ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी लाइक सिचुएशन हुई हुई है, अमरेली भी फारे हुआ हुआ है, इनके साथ यही हो गया है, इनके अब माल ही नहीं बेच पा रहे हैं ये लोग, इनके साथ ये सिचुएशन हुआ है। उसमें डेट का भी कंट्रीब्यूशन है कि वो डेट की वजह से इनको वर्किंग कैपिटल के मसले आ रहे हैं तो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे। दूसरा मसला ये भी है कि माल बना भी रहे हैं तो बेचने का इशू हुआ हुआ है, क्योंकि सस्ता माल बिक रहा है आपका मार्केट में जाकर आपका। तो स्टील में तो सर ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से मैं, और फ्लैट स्टील वगैरह भी इसीलिए परफॉर्म नहीं कर पाए उस तरह से, क्योंकि उनके वो अगेन प्राइस टेकर्स हैं, वो मार्जिन उनके अपने हाथ में नहीं होते जैसे मैंने आपको बताया। तो सर स्टील में तो ये मसला आ रहा है। अब आ जाते हैं ऑटोज के ऊपर। सर ऑटोज के ऊपर तो सर लास्ट ईयर आपने शायद, मैं ट्विटर पे जब मैं एक्टिव होता था आपने शायद देखा होगा, मैं ऑटोज के ऊपर सबसे ज्यादा बोल रहा होता था कि यार ये तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, ये इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहा है। सर डिमांड असल में ना इतने लो बेस से आ रही है कि उसका बढ़ना ही था। पाकिस्तान में 2022 में जो मैंने डेटा देखा था वो प्लस माइनस कुछ हो सकता है। कार्स प्लस एसयूवी सेल्स जो थी वो तकरीबन कोई 2.5 लाख के करीब बिकी थी। सर वो 2024 जो एफवाई था ना, उसके अंदर वो 80,000 बिकी थी। और ये 80,000 मेरे ख्याल एटलीस्ट सर 20-25 साल का लो था। आपकी इकोनॉमी 20-25 साल पीछे नहीं गई थी, लेकिन ये गाड़ियों और उनकी सेल्स पीछे चल रही थी, क्योंकि हुकूमत ने बैन लगा दिया, फलां हो गया, महंगी इतनी हो गई। तो वही पेंट अप डिमांड भी थी। ये जैसे ही इकोनॉमी ने जरा सा भी स्टेबलाइज होना था, नंबर्स ने इंप्रूव होना था, और आज वही हो रहा है। आप अगर इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे ना, तो इंडस्ट्री आज भी 2022 के लेवल से बहुत पीछे है। लेकिन क्योंकि वो 2024 में इतना लो बेस लगा हुआ है कि वहां से ग्रोथ आनी ही आनी थी, वहां से ग्रोथ आनी ही आनी, वो आ गई है उसके अंदर। तो इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम हुआ है, क्या यहाँ से फर्दर क्या नाम है रूम है सेक्टर के वॉल्यूम्स में ग्रो करने का? इफ यू आस्क मी, यस आई फील है, क्योंकि अभी भी वो नंबर अपने मीन से भी बहुत पीछे है। तो मुझे लगता है वहां पर वो एक मौजूद है उसके अंदर। अच्छा अफसर, उसके अंदर जब विद इन ऑटोज़ के अंदर अब हम बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे गाड़ियों में अब कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, उसके अंदर जो अब हम देख रहे हैं। यहाँ पे ज़रा अब आप पे एक एडिशनल एनालिसिस आ जाता है कि आपको क्या लगता है कि मार्केट में प्रोडक्ट किसका कितना अच्छा है और वो कितनी मार्केट लेके जा सकता है। अब इसमें प्रोडक्ट की भी एक एलिमेंट आता है, दूसरा सर आपने ये भी देखना है कि मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। ठीक है सर? वन ऑफ द रीज़न साज़गार बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ विद हैवेल विद अ चाइनीज़ कार, बट चेरी जो उससे चाइना में बड़ा ब्रांड है जीडब्ल्यूएम से, वो पाकिस्तान में सक्सेसफुल नहीं हो सका, वाज़ इन माय ओपिनियन बिकॉज़ ऑफ द मैनेजमेंट। सो साज़गार ग्रुप की मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, वेरी विज़नरी सॉर्ट ऑफ अ मैनेजमेंट। ऑन द अदर हैंड जो गंदारा ग्रुप है उसकी अगर आप देखें, उसकी एग्जीक्यूशन हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है बाकी बिज़नेसेस के अंदर। तो ये प्रोडक्ट्स अच्छे ले आते हैं, डी-मैक्स भी इन्होंने एक ज़माने में इंट्रोड्यूस कराया था, वो सारी चीज़ें करी, चेरी-वेरी भी आपने देख लिया इन्होंने ला के, नहीं बेच सकते। ये कोई ख़ास काम नहीं कर सकते। सो ये अब आपको व्यू बनाना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्या हो रहा है। ये कंसर्न्स लोगों के बहुत बन रहे थे कि कंपटीशन है तो साज़गार भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। सो मुझे तो उस पर भी कॉन्फिडेंस था, मुझे आज भी साज़गार पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट उस प्राइस में बहुत कम्पिटिटिव है। लोगों को कंसर्न था कि स्पोर्टेज आएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन स्पोर्टेज के जो वर्ज़न उन्होंने लॉन्च किया है, मेरा नहीं ख्याल वो कुछ कर पाएगा, और वो अभी तक कोई बहुत ही ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स भी है, जो मुझे लगता है अभी जिस तरह से चीज़ें हैं। जो उन्होंने 10 लाख रुपए महँगा प्रोडक्ट लॉन्च किया, और फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई खास नहीं है जो साज़गार से कम्पीट कर सके हैवेल्स से। हाँ, 200 जो नई वाली आई है, वो अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे लगता है वो कम्पेटिटिव है, जो साज़गार से अगर आप बात करेंगे। बट इसके अंदर आप पाक व्हील्स और इस तरह की डिफरेंट सोर्सेज़ को जाकर आप असेस करें और उसके ऊपर एक व्यू बनाएँ, वो चीज़ें देखें। मेरा ये सजेशन होगा।
बाकी बीवाईडी आ रहा है, बीवाईडी एक अपनी जगह क्रिएट करेगा। मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि इसके अंदर जो लूज़र्स हो सकते हैं, ये अगेन ओपिनियन है, ये मैं क्लियरली यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरा ओपिनियन है, कोई फैक्ट वैक्ट नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो पुराने लेगेसी प्लेयर्स होते थे, टोयोटा, होंडा वगैरह, अगर इन्होंने अपने आप को फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्विकली अपग्रेड नहीं किया, तो शायद दे कुड बी ऑन द लूजिंग एंड, और इनका मार्केट शेयर ये नई कंपनीज लेके जा सकती हैं। सो ऑटोज़ में सर कुछ इस तरह की पोज़ीशन है। साज़गार के अगर आप ईपीएस नंबर्स वगैरह निकाल के देखें, तो वो पीई पे बहुत कम लगता है। लोगों का उस पे एक कंसर्न है कि नेक्स्ट ईयर उसकी जो वो कंसेशनरी ड्यूटीज़ हैं, वो एक्सपायर हो रही हैं, तो उसके बाद प्रॉफ़िट्स कितने हो जाएँगे। इसके ऊपर मैंने साज़गार के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई थी, मैंने लाइव छोटी-सी उसकी फ़ोरकास्टिंग भी करी थी। अगेन वो एक्सेल फ़ाइल का लिंक मौजूद है उस वीडियो के अंदर, आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ से उसको खुद भी असेस करने की कोशिश कर लें। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा अर्निंग्स गिरेंगी कि वो आज की प्राइस, उसके ऊपर आप बोलें कि इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क है। मुझे ये लगता है। आतिक भाई, आपने देखे हैं जो दूसरे स्टॉक्स हैं जैसे पार्ट्स वगैरह के, टायर वगैरह के, इस तरह उन पे कुछ किया आपने? सर मैंने पार्ट्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा डिटेल में काम नहीं किया, क्योंकि सर मेरा उस पे एक स्ट्रक्चरल ओपिनियन है। वो ठीक है सर, वो एक लोग, बहुत सारे लोग उसके ऊपर ये वाला बिलीफ रखते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि क्या नाम है, अ, डेटा सेंटर्स की दुनिया में और एआई की डिमांड तब बढ़ रही थी, तो सबसे बड़ी लॉटरी लग गई एनवीडिया की, जो उनकी चिपें प्रोवाइड कर रहा था। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को ज़रूर बेस बनाते हैं कि ऑटोज़ में जो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो पीछे उनके ये ऑटो पार्ट्स वाले हैं, ये एक बहुत बड़े बेनिफिशियरीज़ हो सकते हैं। सर मे बी नॉट, कुड बी नॉट, ये मुझे इसमें ये एक असेसमेंट है, क्योंकि ये पार्ट्स वाले, प्रॉब्लम ये है कि सर ये बहुत ही कन्वेंशनल पार्ट्स वाले रह गए हैं, गाड़ियाँ बहुत इवॉल्व हो गई हैं, बहुत ही एडवांस्ड, बहुत ही कोई अच्छी किस्म की अब क्वालिटी की चीज़ें आ रही हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर ये उस लेवल की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना भी पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है सर, पहला मसला। दूसरा मसला ये है कि सर इस सेक्टर में पावर किसके पास है? इस सेक्टर में पावर है ब्रांड वाले के पास। जिसके पास ब्रांड होता है उसके पास पावर होती है, जिसके पास यूज़र होता है उसके पास पावर होती है। वो है कार ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, वो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर नहीं है। गाड़ी वाले के पास ब्रांड है, अगर ये ऑटो पार्ट्स वाला अपनी कोई अननेसेसरीली प्राइस बढ़ा देगा ना, वो आगे जाके बोलेगा हाँ ठीक है, मैं पीछे से इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है सर, इनके पास ये पावर होती है। सो मैं इस वजह से ऑटो पार्ट्स के अंदर मैं उनके हाई लेवल नंबर्स को ज़रूर ट्रैक कर रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक देखें उनके नंबर्स में कोई इम्प्रेसिव कोई चीज़ नहीं करी है। इस पहले एक था जिसके बीच में कुछ नंबर्स अच्छे आए थे, बट वो भी उस तरह से अच्छे नहीं आए, अगर आप उठा के देखें जिस तरह से ऑटोज़ के नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आई है। सो इस वजह से सर मैं ऑटो पार्ट्स के बजाय मैं उसके ऊपर बेट करना चाहता हूँ, जहाँ पे ज़रा ब्रांड होता है, जहाँ पे इक्विटी होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आई प्रेफर इन्वेस्टिंग इन दोज़। बिल्कुल इसी तरह टायर्स वगैरह हैं, जैसे जनरल टायर है, उसमें व्यू था कि इंटरेस्ट रेट्स कम आ रहे हैं, उनकी अरबों में एक फाइनेंशियल कास्ट थी जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह थे। ये भी व्यू था इकॉनमी ग्रो होगी तो टायर्स भी बाय करेंगे लोग, बट उसमें भी कोई स्टोरी नहीं बनी, खास नहीं। सर उसमें तो आई थिंक प्रॉब्लम गंदारा टाइप की है, आई थिंक वो ग्रुप का शायद आई वुड से कि थोड़ा-सा मे बी मसला है, वरना दूसरी तरह से आप देखिए पैंथर ने भी कोई बहुत कोई सरप्राइज़ नहीं किया, या तो हम बोलते हैं कि पैंथर वाले कोई बहुत अच्छा कर सकते हैं इसके अंदर। बट फिर इसके अंदर भी जो देखिए इन जनरली इनके, मुझे इतना डीप इनको मैंने कभी ज़्यादा स्टडी नहीं किया, बट जैसे पैंथर का मुझे ख़ैल किसी ने बोला था जो कवर करता था, उसने मुझे कहा था कि यार इसकी मोटरसाइकिल की रिप्लेसमेंट मार्केट जो होती है टायरों की, वो इसका बड़ा सेगमेंट है। कुछ इस तरह का कुछ कहा था। होता है उस तरीके से। सो वहाँ पर भी अब देखिए, अब ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो मेबी आगे जाके उस तरह की इम्प्रूवमेंट आ जाए। बट इनका भी सर इवेंचुअली पीछे मैं आपको मसला बताऊँ क्या हो जाता है, ये भी आखिर में फिर क्या कमोडिटी प्ले एक तरह के बन जाते हैं, एक तरह के। क्योंकि इनका रॉ मटेरियल वो रबर, टायर वालों का रबर रॉ मटेरियल होता है, वो आयरन की जो इनकी लाइन, स्टील की लाइनें पड़ती हैं, वो हो जाता है। इस तरह के रॉ मटेरियल होते हैं। अब वो रॉ मटेरियल की प्राइसेज़ फिर ऊपर-नीचे, हाँ ठीक है, नीचे गिर गई तो इनको फ़ायदा हो जाएगा। जो कि इंटरनेशनल, हमने शुरू में बात करी थी कि ऑयल कमोडिटीज़ नीचे की तरफ जा रही हैं, तो शायद इनके वहाँ मार्जिन्स अनलॉक होना शुरू हो जाएँ, ओपन होना शुरू हो जाएँ। ये एक चीज़ हो सकती है। बट वहाँ पे वही कमोडिटी जहाँ पे प्ले आता है ना सर, वहाँ पे एक अनसर्टेनिटी आना शुरू हो जाती है कि भई इनकी प्राइसेज़ के साथ, मार्जिन्स के साथ क्या होगा? ऑटोज़ वगैरह के अंदर ये होता है कि जब ब्रांड होता है, आपको पता है आपके पास एक हद तक पावर होती है। करेंसी डिवैल्यू हुई, उन्होंने कहा भाई प्राइस बढ़ा दो। ये पावर इस तरह से इनके पास नज़र नहीं आती। हुँ। आतिक भाई, मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ऑडियंस अपना हैंड रेज़ करें, क्वेश्चन पूछें, ऑडियो में पूछें, क्यू&ए के नीचे ऑप्शन है, वो उसके थ्रू चैट से पूछें। आखिरी क्वेश्चन है, अभी आपने एक सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स बनाई थी अबाउट डिफरेंस ऑफ इन्वेस्टिंग, सेविंग, पाकिस्तान में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं,
और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किस तरह अपनी रिस्क टॉलरेंस वगैरह चेक करना चाहिए। सो अभी जिस तरह मार्केट अच्छी है पाकिस्तान में, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे नए लोग भी जॉइन कर रहे हैं, तो ये एक टॉपिक को थोड़ा-सा यहाँ भी एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू सो मच खिज़र भाई, ये अभी हमने बिल्कुल फ्राइडे को ही किया था। हम आहिस्ता-आहिस्ता कर ये रहेंगे सर, वो पर्सनल फाइनेंस से लेके हुए आगे थोड़ा एडवांस्ड इन्वेस्टिंग तक के हम कोर्सेज़ वगैरह बनाएँगे, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं एंड एवरीथिंग उसके ऊपर भी करेंगे। हमने टेक्निकल के ऊपर भी वैसे थोड़ा-सा काम शुरू किया, ज़ैन भाई होते हैं, मेरी तो उसमें नॉलेज नहीं है, वो थोड़ा-सा इसके ऊपर कर रहे होते हैं, उनके साथ एक छोटी-सी पॉडकास्ट भी हमने करी थी। खैर कमिंग बैक, सर एक देखिए सबको इस चीज़ का पता है कि सेविंग करनी चाहिए, ये तो कोई नो डाउट वाली चीज़ हो जाती है। एक मैंने लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट लिखी थी रिसेंटली, उसके ऊपर काफ़ी अच्छी ट्रैक्शन आई, तो आई वाज़ थिंकिंग आई शुड मेंशन इट हियर। देखिए सेविंग करना ज़रूरी है, बट सेविंग एट द कॉस्ट ऑफ योरसेल्फ ना करें। इसका मतलब ये है कि ये ना हो कि आप ज़बरदस्ती अपने आप को ज़िंदगी में इतना निचोड़ लें एक्सपेंसेस में कि बस अब मैं कुछ सेव कर लूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, उसके ऊपर भी रीज़नेबल तरीके से खर्च करें, उसके अंदर एक सर्टेन लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए। हाँ, मतलब अय्याशी इतनी ना करें कि ओवर स्पेंडिंग और वो फ़ुज़ूल खर्ची के अंदर चला जाए, एक दरमियाना वो रखें। आप अगर अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपकी अर्निंग पावर बढ़ेगी, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ाने की बढ़ेगी। आप फ़ोकस उधर करें और उसमें से फिर जब वो इनकम बढ़ेगी, तो वहाँ से आपका एडिशनल सेविंग होना शुरू होगी। वो आप अपना सिप के तौर पे बना के चीज़ों में डालते रहें। ये तो सर हाई लेवल हो गया कि सेव करना चाहिए, सेव करने के बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक इसके ऊपर सर काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। फुरकान पुंजानी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है इन चीज़ों के ऊपर। तो मैं इससे एक चीज़ आगे जाता हूँ, मुझे लगता है इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डिस्कशन होने की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने उसके ऊपर स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई है और आगे भी मैं इसके ऊपर काफ़ी एम्फसाइज़ करूँगा। वो ये कि सर एक काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि मैं कितने पैसे कहाँ लगाऊँ? मैं स्टॉक्स में कितने पैसे लगा दूँ? मैं किस सेक्टर में कितना पैसे लगा दूँ? मैं इस स्टॉक में कितना पैसे लगा दूँ? बेसिकली जिसको एलोकेशन कहा जाता है, कि मैं किस चीज़ की कितनी एलोकेशन करूँ उसके अंदर। तो सर वहाँ पर पहली चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है क्या? आप कितना रिस्क ले सकते हैं? अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपए सेव हुए हुए हैं और आपको 6 महीने के बाद उन 1 लाख रुपए की ज़रूरत है किसी भी चीज़ के लिए, आपको अपने बच्चे की सेमेस्टर की फ़ीस भरनी है, आपको कोई और एक्सपेंडिचर करना है, कोई एसेंशियल है, कोई नीड है जो आपको पता है कि मुझे 6 महीने बाद ये पैसे चाहिए। तो भाई वो 6 महीने के लिए आप पैसे स्टॉक मार्केट में नहीं लगाते हो। वो आप किसी बिल्कुल सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगाते हो, जाकर मनी मार्केट फंड में लगा दो, कैश फंड के अंदर लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, लेकिन आप स्टॉक्स में नहीं लगाते, ना आप गोल्ड के अंदर लगाते हो, किसी कमोडिटी में नहीं लगाते आप। क्यों? क्योंकि उसकी आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में नीड नज़र आ रही है और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनमें फ्लक्चुएशन होती है। व्हाट इफ एट द टाइम वो चीज़ गिर जाए? वो चीज़ हो जाए, भाई ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, मार्केट आखिर में गिर गई थी ना और उस दिन किसी को अपने बच्चे की फीस भरनी पड़ जाती, तो वो मामला खराब हो जाता आपका। तो रिस्क की सिचुएशन को अपनी ज़रूर असेस करें आप, जो भी है यहाँ पे। उससे आपको आइडिया होगा कि आप कितना पैसे कहाँ लगा सकते हैं। तो पहले तो ये आ गया सवाल, अगर आपका रिस्क अलाउ करता है कि आप 20% स्टॉक्स में जाएँ, तो 20% जाएँ और 80% रिस्क फ्री में जाएँ। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई फाइनेंशियल नीड्स इतनी नहीं है और आपकी एज भी बहुत कम है, आप बहुत यंग हैं इस वक़्त तो आप 20% फिक्स्ड इनकम में चले जाओ, 80% स्टॉक्स में चले जाओ। आप इस तरह से कर लो, लेकिन अपनी सिचुएशन को समझो जिसमें आपकी फाइनेंशियल नीड्स को आपको सामने रखना पड़ेगा। एक चीज़ और होती है जिसको अगेन लोग मिस करते हैं, वो ये भी होता है खज़र भाई कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी किस तरह की है। आपके कुछ लोग बाय देयर नेचर अल्लाह ताला की तरफ से अग्रेसिव होते हैं। कुछ लोग अल्लाह ताला की तरफ से बाय नेचर कंज़र्वेटिव होते हैं। अब आप नेचुरली कंज़र्वेटिव हो, ठीक है? लेकिन आप जाके ओबॉय का शेयर खरीद लो, ठीक है? या टीआरजी का शेयर खरीद लो। मतलब आप हो कंज़र्वेटिव लेकिन टीआरजी का शेयर खरीद लो, बहुत ही डिस्कनेक्ट है उसके अंदर जाकर ना आपका। आप कंज़र्वेटिव हो, तो आप लेस वोलेटिलिटी की तरफ जाओगे। आप बोलोगे मैं मेबी एमसीबी बैंक खरीद लेता हूँ, मैं इस तरह की चीज़ें खरीद लेता हूँ उस वक़्त जाके, आपको ये भी समझना पड़ेगा आप किससे कंफर्टेबल हो। हाँ, कोई अग्रेसिव रिस्क टेकर है, वो उसका समझ में आता है कि वो इस तरह की चीज़ों में आड़ी-टेढ़ी चीज़ों के अंदर थोड़ा हाथ डाल ले, वैसे टीआरजी में तो फिर भी डालना समझ में नहीं आता। बट ये भी चीज़ समझें, डिसाइड योर पर्सनल सर्कमस्टेंसेस एंड योर नीड्स। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है एंड व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद। फिर आप डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। यू वांट टू गो फॉर डिविडेंड, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या आप कैश फ्लो चाहते हो कि रिकरिंग मुझे कैश फ्लो मिलते रहें, या आप चाहते हो कि मुझे कैश फ्लोज़ की नीड नहीं है, आई जस्ट वांट टू इन्वेस्ट इन द ग्रोथ लॉन्ग टर्म। तो आप ठीक है लो डिविडेंड यील्डिंग वालों के अंदर भी जा सकते हो। सो इस तरह से आप कैपिटल अपनी एक पिक्चर बनाओगे और वहाँ पे एलोकेट करोगे। ये एक वीडियो है, एक छोटी-सी वीडियो है, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप लोग जाएँ इसको देखें ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो कैपिटल कैसे एलोकेट करना है इसके अंदर। ये इसके अंदर था अगर भाई।
जिसके भी क्वेश्चन हैं प्लीज़ अपना हैंड रेज़ करें और मैं आपको को-होस्ट बनाऊँगा। अपने क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछें। जो चैट में लिखे हुए हैं वो कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। जिन्होंने शायद अभी जॉइन किया है तो वो जब इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी इसी प्लेटफ़ॉर्म पे, सर्कल पे। हमारा जो इवेंट है आप पास्ट इवेंट्स में देखें, उनके नीचे फ़तीक भाई के साथ जो इवेंट है इसको देखें, उसके नीचे रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल होगी जैसे ही हम इसको एंड करेंगे। सो जो भी आपके क्वेश्चन हैं प्लीज़ अभी टाइम है, हैंड रेज़ करें एंड आई विल गिव यू दैट फ्लोर टू आस्क योर क्वेश्चंस। अम, कुछ चैट में हैं। फ़तीक भाई मुअज़्ज़म पूछ रहे हैं कि एट व्हाट लेवल ऑफ जीडीपी या सीपीआई नंबर्स वी कैन से इकोनॉमी इज़ ओवरहीटिंग? आस्किंग स्पेशली फॉर यूएस। I trade Forex after two bad ISM services data quarter on quarter. Advanced GDP tumbled from 3.1% to 2.3%. So US inflation is also cooling down. सर इसमें मौज़म साहब ये असल में थोड़ा-सा जो आपका आई थिंक इस बात से नज़र आ रहा है, आप थोड़ा ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में, वैसे भी ट्रेडिंग होती है। अच्छा, मेरा जो स्टाइल है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, तो मैं 2.3 और 3.1 में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखता नहीं हूँ एक्चुअली ना। सो इन माय ओपिनियन थिंग्स चेंज व्हेन आप बोलें यूएस का रियल जीडीपी ग्रोथ क्रॉसेस 4% और 4.5%, तो फिर आप बोलें हाँ यार कुछ हो रहा है। या वो अंडर 1% आ जाता है तो हम बोलेंगे कि कुछ हो रहा है, कुछ सिग्निफिकेंट वाइल्ड किस्म की मूव हो रही है। सो ओवरहीटिंग मेरे ख़्याल है यूएस के अंदर आप बोल सकते हो कि 4-5% की रेंज में अगर वो जीडीपी चला जाता है, फॉर श्योर वहाँ पर उनकी ओवरहीटिंग की तरफ चली जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तो उन्होंने कभी इन्वेस्ट किया नहीं है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग थ्री भी उठ के चाइना की तरफ चली गई थी सारी उनकी, सो वो डिमांड मीट करने के लिए उनके पास है नहीं। हाँ, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी वो एक बन चुके हैं। सो ये एक मेरा उसके ऊपर छोटा-सा ओपिनियन है। एक्सलेंट। मैं ऑडियंस को कहूँगा प्लीज़ हैंड रेज़ करें, अपना क्वेश्चन पूछें। पर्पज़ इस कम्युनिटी को एस्टैब्लिश करने का, इस पे जो ये हम सेशन कर रहे हैं उसका यही था कि आप लोग अपने क्वेश्चन पूछें। बहुत सारे लोग हम गिला करते पाए जाते हैं या सुनते हैं कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी पे इतना काम नहीं हो रहा, लेकिन मेरे ख़्याल है जितना हम कर रहे हैं एंड ग्राउंड लेवल तक एक्सेस दी हुई है, तो आप आएँ, अटेंड करें, अपने क्वेश्चंस पूछें और गिला नहीं करना फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा भाई मेरा भाई फातिमा के मतलब वो हेलो? जी, जी, कहिए, कहिए, हमें आवाज़ आ रही है। फार्मा के मतलब मेरा सवाल था, ये हम जो एपीआईज़ की प्राइस हम कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं? सर जी, बिल्कुल आसान ज़बान में कहूँ आसान नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है, देखिए एपीआई जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक तो सारे एपीआईज़ आप वैसे ही ट्रैक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एपीआईज़ होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये कोई पब्लिकली आई डोंट थिंक इस तरह से कोई डेटा होता है कि जिसके ऊपर या थोड़ा बहुत ट्रेड का इधर-उधर कोई डिटेल्स में आपको मिल जाए वीबॉक्स शीबॉक्स के ऊपर, तो वहाँ पे शायद देख लें। बट आई डोंट थिंक इतना आप उसके ऊपर कुछ ज़्यादा कर पाएँगे, क्योंकि अगर आप ट्रैक करेंगे या 2, 3, 4, 5 कर लेंगे, बट एपीआई की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नंबर होता है उनका, आप सारे नहीं कर पाएँगे। एंड मेरा सजेशन होगा भी है कि आप उन चीज़ों के ऊपर इतना ना फ़ोकस करें, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म वैल्यू की तरफ जाएँ। अगर ठीक है एपीआईज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मोस्ट लाइकली होगा ये कि अभी फिर से पैसे बढ़ा देंगे जुलाई के अंदर, इनको अलाउड है, और नहीं तो फिर ये ओगरा कह रहा हूँ, सॉरी, ड्रैप के पास जाएँगे, ड्रैप को जाके बोलेंगे कि भैया ये देखें हमारी इतनी कॉल बढ़ गई, हमें अलाउ करें कि हम वन ऑफ ज़्यादा बढ़ा दें, ये एपिसोड ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का। सो लॉन्ग टर्म आप चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करें, ब्रांड्स के अंदर इन्वेस्ट करें, मैनेजमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करें, दिस इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड। फातिक भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन रिफाइनरी का भी आया हुआ है काफ़ी देर से, तो लास्ट टाइम हमने रिफाइनरी को भी डिस्कस किया था, तो अभी किस तरह देखते हैं इस सेक्टर को? सर वही सेम स्टोरी है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर रही थी कि इनके अपग्रेडेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो थोड़े इस वक़्त लिम्बो जो एक इंग्लिश में वर्ड होता है, वहाँ पे कुछ फँसे हुए हैं। उसकी वजह ये है, इनका इस सेल्स टैक्स का इश्यू आया हुआ है। जो एग्रीमेंट साइन करने से पहले इन लोगों ने कहा है कि आप सेल्स टैक्स का इश्यू रिज़ॉल्व करें, वो गवर्नमेंट अभी कर नहीं रही है। सो बातें ही हो रही हैं कि अगले बजट के अंदर हो जाएगा, तो जब हो जाएगा तो वो एग्रीमेंट साइन हो जाएँगे। अगर वो एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं, तो फिर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था फिज़र भाई, वहाँ पर
मुझे अटक रिफाइनरी ही उसमें लगता है कि उसमें एक सिग्निफिकेंट ईपीएस का नंबर निकल सकता है। बाकी तो आप उनके देखें तो लॉसेस के मैग्नीट्यूड कितने हैं, वो तो अपने लॉसेस, मैं एनआरएल तो अपने लॉसेस रिकवर कर ले तो बड़ी बात होगी। पीआरएल के भी थोड़े प्रॉफिट्स निकल आएंगे, बट आई वुड बी स्टिल मोर कंफर्टेबल विद एटीएल, क्योंकि उसके बैलेंस शीट पे कैश भी बहुत पड़ा हुआ है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सो बट ये इस लेवल पे आके ना, यहाँ पे जो लेवल्स आ गए हैं एटीआरएल का भी, जो 600 का लेवल चल रहा है, लास्ट टाइम हमने बात करी थी, पता नहीं 500 था या 450 था, मुझे सही से याद नहीं है। बट जो जब बैलेंस शीट पे कैश ही 750 रुपये पर शेयर हो, मोटा मोटा, तो 600 पे आके वो ठीक है, यहाँ से एक 20-25% की अपसाइड रहती है। बट मार्केट उस पर थोड़ा सा डिस्काउंट या अनसर्टेनिटी इस चीज़ की भी लगाएगी कि ये जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं साइन होंगे भी या नहीं होंगे, वो एक सवाल यहाँ पे खड़ा रहता है, तो उसकी वजह से वो एक डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि थोड़ा सा अब ये डेवलपमेंट और न्यूज़ कंटेनिएंट है। हाँ, अगर ये एग्रीमेंट्स वगैरह इसी जो सिचुएशन में जो थे, जो इनको इंसेंटिव्स ऑफर किए गए थे, उसी तरह से साइन हो जाते हैं, तो एटीएल में ईपीएस की एक सिग्निफिकेंट अपसाइड है। जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़ातिक साहब, एक पोर्टफ़ोलियो रीबैलेंसिंग के हवाले से एक सवाल है। थोड़ा-सा इसको क्लैरिफ़ाई करेंगे कि किन पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए रीबैलेंसिंग के वक़्त? और क्या अगर 2 स्टॉक्स हैं, लेट्स से कि एक नेगेटिव में है और एक प्रॉफ़िट में है। तो प्रॉफ़िट वाला जिसके मतलब फेयर वैल्यू मैच हो गई है या उसमें नज़र नहीं आता कि अब उसको सेल ऑफ करना चाहिए। तो सीजीडी को मतलब बैलेंस आउट करने के लिए कोई और स्टॉक जो नेगेटिव में है और उसमें कोई अब मज़ीद जूस नज़र नहीं आ रहा, तो क्या हम बैलेंस करने के लिए सिर्फ़ सीजीडी को बैलेंस करने के लिए क्या हम उसको सेल कर सकते हैं? और अगर मेबी कि उसका नेगेटिव लॉस रियलाइज़ करके उसके बाद उसको अगेन दूसरी करंट प्राइस पे दोबारा बाय कर लें, ये रिकमेंडेड है या इसमें क्या चीज़ कंसीडर करनी चाहिए? अर्शद साहब, ये जो सारा मंजन है ना, ये ब्रोकरों का बेचा हुआ है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। क्योंकि आपका देखिए लॉस तो हो चुका ना, अब लॉस तो हो चुका है। अगर आप चीज़ों को एनालाइज़ करें फंडामेंटली, फंडामेंटली से मतलब ये है कि आपने ओरिजिनली जिस रीज़न से खरीदा था, क्या वो रीज़न आज के दिन भी होल्ड करता है? मैं अभी आपके सिर्फ लॉस मेकिंग वाले स्टॉक की बात करता हूँ, ठीक है? अगर आपने जिस रीज़न से वो खरीदा था, वो रीज़न आज भी एग्ज़िस्ट करता है और फंडामेंटली कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, तो आप वो नीचे आ गया है, आपको किसी तरह से और सेविंग है, आप उसमें से थोड़े से और खरीद लें, आप उसके अंदर तो ये करें ना। सीजीडी से ऑफसेट करने से क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। वो ठीक है, सीजीडी आपको आज नहीं कल देना पड़ेगा। एंड देखिए, आप इसको बिगर पर्सपेक्टिव से देखें। बिगर पर्सपेक्टिव ये है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने आए हैं, प्रॉफिट बनाने आए हैं, रिटर्न अर्न करने आए हैं। तो रिटर्न जब बनेगा तो टैक्स तो बन देना ही होगा। 15% जो टैक्स देना है, कौन सा आपने ज़्यादा देना है, अज्यूमिंग यू आर अ फाइलर। तो वो एक रियलिटी है, आप उसको इग्नोर करें मेरे हिसाब से। ये सिर्फ़ ब्रोकरों का मंजन बेचा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ सर, बेच दे ताकि उसने वो 0.15% कमीशन कमा लेना वहाँ पे। सीधी-सीधी कहानी ये होनी है। आप इस चीज़ के ऊपर ना जाएँ, मेरा सजेशन होगा, आप उसको उसकी वैल्यू के हिसाब से देखें कि क्या आज के दिन, और उसको आप ना, आपको जब भी आप उसको जिस दिन भी रीबैलेंस करने जा रहे हैं, आप उसको उस दिन बैठ के देखें कि क्या कोई शिफ्ट आ गया। क्योंकि देखिए, हो सकता है आपका वो जो स्टॉक नीचे आ गया है, उसके पीछे कोई फेयर रीज़न हो, वो क्यों नीचे आ गया है, कोई शिफ्ट आ गया है। मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल पे टैक्सेस लग गए थे, इनकम जो कॉर्पोरेट टैक्स लग गया था। तो देयर कुड बी अ फेयर रीज़न जिसकी वजह से सर्कमस्टेंसेस और थिंग्स हैव चेंज्ड, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू अब कम हो गई, तो मेबी ठीक है, आपको लॉस कट करना पड़े वहाँ पे, इस वजह से आप बेचें। बट अगर कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, आपको आज भी उसमें वही स्टोरी नज़र आ रही है, सब चीज़ें सेम हैं, तो फिर क्या रीज़न है आपको उसको बेचने का? मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। गैलेक्सो कोई 440 तक गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो ₹370 हो गया, ₹380 हो गया। आपका रफ़ली आप परसेंटेज में निकाल के देखेंगे, वो 12, 13, 14, 15% टाइप को कुछ उसके अंदर करेक्शन आ गई थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। अब ऐसी जब सिचुएशन है, आपने बैठ के एनालाइज़ किया है कि भाई कुछ हुआ, नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अच्छा ठीक है, एवरीथिंग इज़ द सेम, कोई मसला नहीं, मेरे पास थोड़े से पैसे मैं और ले लेता हूँ, अगर लेने के लिए पैसे नहीं है, कोई मसला नहीं है, इग्नोर करते हैं उसे, फिर ठीक है, बढ़ जाएगा, इवेंचुअली बढ़ गया, आप देखें आपके सामने आज उस नए लेवल्स के ऊपर खड़ा हुआ है। सो मेरा ये सजेशन होगा कि आप जब भी रिबैलेंस कर रहे हैं, आप ये देखें कि जिस थीसिस पे आपने उसको खरीदा था, जिस रीज़न की वजह से आपने उसको खरीदा था, क्या वो आज भी एग्ज़िस्ट करता है? और अगर उसकी बेसिस पे उसमें वैल्यू है, तो आप उसको होल्ड करें। अगर आप और खरीद सकते हैं, और खरीदें। और इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी सर, ये तो ड्रीम लाइक सिचुएशन है जो आपने बात करी कि एक आपके पास पोर्टफोलियो में 2 शेयर थे, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। अब ये फेयर वैल्यू के करीब आ गया आपके मुताबिक, आपकी इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। आपने इसको बेचा और आपने उससे वापस नीचे दूसरा शेयर खरीद लिया, अब जब ये ऊपर जाएगा, आप फिर से भी पैसे बना लोगे। इससे अच्छी तो ये तो ड्रीम लाइक सिचुएशन है मुझसे, अगर आप पूछेंगे तो। सो लिख क्या है? सिर्फ़ इसमें एक पॉइंट और मतलब कि अगर जो जिसको मैं सेल ऑफ करने की बात कर रहा हूँ, उसमें फंडामेंटल्स अगर चेंज हो गए हैं, कि उसे नेगेटिव में भी रियलाइज़ करना ही करना है, तो क्या इस चीज़ को कंसीडर किया जा सकता है?
देखिए अगर फंडामेंटल चेंज हो गया, उसकी वैल्यू चेंज हो गई, अब लॉस हो गया, तो ठीक है, उसको लॉस रियलाइज़ कर, देखिए लॉस तो हो चुका है। अब आप उसको बेचे ना बेचे, लॉस तो हो गया, मार्केट प्राइस तो नीचे आ गई है ना। आप उसकी जब मार्केट वैल्यू अपने पोर्टफोलियो की डेली बेसिस पे देख रहे हैं, तो लॉस आपका इनकर हो चुका है। अब आप इसको उस तरह से ना देखें। अब आपको ये देखना है, देखिए कभी-कभी ना आपका लॉस कट करना अच्छा होता है। मैंने इसके ऊपर ना एक अपनी पर्सनल स्टोरी लिखी है। एक ज़माने में मैंने पाकजेन के शेयर बेचा था, लालटेन के शेयर बेचा था, ऑल टाइम लो के ऊपर, ठीक है? एंड दैट वाज़ प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ। क्यों? क्योंकि वो लॉस कट करके मैंने जो अगले शेयर्स खरीदे, वो डबल ट्रिपल हो गए वहाँ से इमीडिएटली। तो बहुत मर्तबा लॉस कटिंग कैन बी गुड फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज़, बट आपको ऑब्वियसली रिलेटिव बेसिस पे असेस करना पड़ेगा। ये हमारी वेबसाइट पे आप जाएँगे फिनकलाब पे ना, तो वहाँ पे क्विक टेक्स में एक आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है कि लॉस कटिंग कैसे कभी उस पे डिसीजन मेकिंग में, तो आप उसको पढ़ें, शायद आपको उसमें हेल्प हो जाए कुछ। जी, थैंक यू, थैंक यू। हसीब भाई, गो अहेड। अच्छा, मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। जो हमारे पास 2 ग्रोथ स्टोरी हैं पीएसएक्स में, एक पीएबीसी पाकिस्तान एल्युमिनियम बेवरेजेस कंपनी एंड टॉम सीयर। तो आप इन दोनों में से ज़रा अगर थोड़ा-सा एनालाइज़ कर दें, किसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, तो जज़ाकल्लाह। सर मैंने असल में एबीसी पे छोटा-सा उस वक़्त देखा था, ₹50 का था जब। सो उस वक़्त मेरी फेयर वैल्यू जो मेरे अंदाज़े से ₹120 बनती थी, वो उसने अचीव कर ली थी। फिर मैंने उसके बाद इसको देखना टू बी वेरी ऑनेस्ट छोड़ दिया। तो मैं अब इसके ऊपर बहुत कोई ख़ास टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके ऊपर ओपिनियन आपसे दे ही नहीं सकता इसको। ईपीएस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें, तो मेरा ख़्याल है इसका वही ₹16-17 या ₹20 जैसी ईपीएस चल रही है। तो 6-7 के पीई के ऊपर ये आ गया है। ठीक है, इसमें आई थिंक इसका वो टैक्स वाला भी चक्कर है। मुझे सही से याद नहीं है, वो देखिएगा, शायद इसका टैक्स ना बहुत कम आ रहा होगा। क्योंकि इन्होंने जो प्लांट लगाया था, फैक्ट्री लगाई थी, उसके ऊपर इनको टैक्स बेनिफिट था या क्रेडिट था, कुछ शायद इस तरह से था। मुझे सही से याद नहीं है इस बात को, 1 साल से ऊपर हो गया। तो वो आप देखिएगा, इस तरह की चीज़ें अगर वो हिट होने वाला है 1-2 साल के अंदर, तो इनकी ईपीएस कम हो जाएगी। फिर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। दूसरा आपने टीएमसीएल कहा, टीएमसीएल देखिए मैनेजमेंट बहुत स्मार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। इवन पीएबीसी वाले भी धंधा करना चाहते हैं, लिबर्टी ग्रुप है बेसिकली, एंड दे वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बिज़नेस पीपल अराउंड। यही टीएमसीएल के अंदर भी है, वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड मैनेजमेंट। मुझे सिर्फ टीएमसीएल में वैल्यूएशन हाई लगती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस ही है ना, एट द एंड ऑफ द डे, काइंड ऑफ, मतलब डिफरेंट काइंड का एक मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, बट है मैन्युफैक्चरिंग। सो मुझे उसका वैल्यूएशन इतनी कोई अट्रैक्टिव नहीं लगती इस लेवल पे। तो मैं इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन आजकल नहीं दे रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज़। देखिए बढ़ने को कोई भी चीज़ बढ़ सकती है, कल को ये 15 के पीई पे ट्रेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये चांसेस होते हैं। बट माय अप्रोच इज़ के मैं उधर देखता हूँ कि जहाँ पर अगेन वही कैपिटल प्रिजर्वेशन हो सके, लो रिस्क हो, जहाँ पे ईज़ी मनी नज़र आ रहा हो, मुझे वो यहाँ पे उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। या मुझे मुझे लगता है कि इसमें जो यहाँ से आगे रिटर्न है, वो इस वैल्यूएशन में मुझे जस्टिफ़ाई करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन सर रिलेटेड टू केमिकल सेक्टर। अभी जो हमारे करंट इकोनॉमी के कंडीशंस हैं, उसमें मतलब केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट होना चाहिए? अगर इन्वेस्ट होना चाहिए, तो आपकी क्या पिक्स होंगी? और अगर आप कवर करते हैं या कोई आपका एनालिसिस है, तो बता दीजिएगा रिलेटेड टू डॉल, आईसीएल और एनआरएसएल में क्या स्टोरी चल रही है? तो ये डॉल वगैरह जो हैं, इनका वही मसला है सर, इनका प्रोडक्ट प्राइसेस इंपोर्ट पैरिटी पे हो रही होती हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा होता है। नहीं, रॉ मटेरियल तो इनका शायद लोकल होता है, इनका कुछ इस तरह का चक्कर है। मैं केमिकल्स में टू बी ऑनेस्ट में काम नहीं करता, क्योंकि ये मार्जिन में बहुत वोलेटिलिटी होती है। देखिए सुकून का काम करें, वो काम करें जिसमें रात को जाकर सो सकें। दिस इज़ व्हाट माय फिलॉसफी इज़। जब सामने टेबल के ऊपर सिंपल बिज़नेस मॉडल्स और सिंपल पैसे बनाने के मौके पड़े हुए हैं, तो मैं क्यों आड़ी-टेढ़ी चीज़ों के अंदर टाँग अड़ा हूँ? मेरा तो ये है, अगर मैंने इधर भी 20% कमाना है, चलें ठीक है, शायद दूसरी जगह पे 50% कमाना हो, इधर शायद मैंने 35% 40% कमाना हो, तो आई विल पर्सनली मैं उस 10-15% को जाने देता हूँ। या ठीक है, रात को कम से कम नींद सुकून की आएगी ना, मुझे टेंशन तो नहीं लेनी कि इनका कल सुबह मार्जिन क्या होगा, प्राइस क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। ये वाली बात है। मैं इस वजह से केमिकल्स को इतना क्लोज़ली ट्रैक नहीं करता। मैंने कवर किए हुए हैं, आईसीएल वगैरह भी देखे हुए हैं, एंग्रो पॉलीमर वगैरह, ये सारे मैं देखा करता था। बट इनमें यही मैंने देखा है अपने करियर के अंदर कि इनका नहीं पता होता कि कहाँ, मतलब कब इनकी प्राइसिंग इधर हो जाए, उधर हो जाए, मार्जिन चेंज हो जाए। आईसीएल वगैरह के साथ भी मसला ये है कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। सो ये लोग इतनी इलेक्ट्रिसिटी की एफिशिएंसी पे ये लोग कुछ कर रहे थे। सितारा केमिकल का भी यही है, इनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्टिक सोडा बनाते हैं ना। सो एक हाँ, कॉस्टिक सोडा बनाते हैं। तो उसके ऊपर सितारा वाले तो कैप्टिव एक कोल का शायद लगा रहे हैं। ये लोग भी कुछ सोच रहे थे करने का, उससे शायद एनर्जी सेविंग्स इनकी ज़रूर आ जाए। तो वो एक इनके उसमें एक एडिशनल चीज़ है, वो उसके लिए आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। हसीब भाई, अच्छा, ये जो आखिरी क्वेश्चन है,
फिर मैं फ्लोर बाद में पूछूंगा अगर टाइम हुआ तो। ये बरकत फैज़ान को देख लें, क्या मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? अभी तो आईपीओ वगैरह हो गया है, तो बहरहाल नहीं, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे हमारे जो यूज़र्स हैं उन्होंने भी मुझसे कहा था, बट देखने का टाइम नहीं मिला है। बहुत ही, मैं अगर सच बात बताऊँ इसके ऊपर, तो उस वजह से ज़ीरो ओपिनियन है मेरा इसका। चले, कोई मसला नहीं, जज़ाकल्लाह। काफ़ी अच्छा सेशन था। अतीक भाई ने काफ़ी अच्छा ओवरव्यू दिया मार्केट्स के ऊपर और काफ़ी सारी डिटेल में चीज़ों के बारे में बताया। मेरा बेसिकली क्वेश्चन पावर सेक्टर में से है और के इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है कि हम देखते हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो एक मेरे ख्याल है वाहिद कंपनी है पाकिस्तान की जो जनरेशन भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है इलेक्ट्रिसिटी, और इन वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। जी। तो इसके फंडामेंटल्स के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि इसमें ऐसी क्या फंडामेंटल्स जो है वो हैं जिसकी वजह से ये कंपनी जो है वो लाइमलाइट में नहीं आ रही। लो ये जब स्टॉक मार्केट गिरी थी काफ़ी, तो ₹2 पे आई थी, ₹2 से 6-7 पे गई है, उसके बाद अच्छा रिटर्न किया। तो मेरे हिसाब से तो इस कंपनी की वैल्यूएशंस काफ़ी हाई बनती है, जिस तरह जिसके पास एसेट्स हैं और बिज़नेस है। तो इस पे आपका एक्सपर्ट व्यू जो है वो आप दे दें। इसमें मॉडल में देखें, खेल के आपने बात बिल्कुल अच्छी जगह से स्टार्ट करी कि एक अकेली कंपनी है जो फुली इंटीग्रेटेड है एंड टू एंड। बट देखें, एक तो पावर सेक्टर के जो काले बादल है ना, वो इसके ऊपर भी है। देखें, इन्होंने एफिशिएंसीज वगैरह बड़ी इंप्रूव कराई हैं, वो सब चीज़ें इन्होंने करी हैं, जिसकी वजह से ये शायद थोड़ा सा प्रॉफिटेबल भी है। एक तो मसला इनका ये है कि इनका टैरिफ फंसा हुआ है। जो मल्टा एयर टैरिफ इन कंपनीज़ का होता है, जो अनाउंस करता है इनका नेपरा जो होता है, तो वो फाइनली जनरेशन का आया है, डिस्ट्रीब्यूशन और जो ट्रांसमिशन है उसका अभी भी पेंडिंग है। तो वो आएगा तो फाइनल इसके शायद नंबर्स बेहतर होना शुरू हो जाए, और एक दफ़ा जब नंबर्स और प्रॉफिट्स बेहतर होना शुरू हो जाए तो शायद इसकी वैल्यू रियलाइज़ेशन होता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अभी के नंबर्स उठा के देखेंगे तो वो नंबर्स ही नहीं आ रहे, तो किस बेसिस पे वैल्यू मिले? प्रॉब्लम सारी की सारी ये हो जाती है। जो आपने एक बात करी ना एसेट्स वाली, अच्छा इस पे मैं एक चीज़ क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगा अगेन, जैसे बेस्ड ऑन माय ओपिनियन। मैंने काफ़ी लोगों को, हाउसेस को ये करते हुए देखा, और ये मैं ज़ाती अपने रिसर्च एनालिस्ट के करियर में ये मैं भी गलती कर चुका हूँ, और मैंने गलती करके इस चीज़ को एक रियलाइज़ किया है, रिवर्स इंजीनियर करके, कि यार क्यों ऐसा हुआ? हम भी चीज़ें कंट्रीज़ निकालते थे और हम कहते थे कि यार इसकी तो एसेट, नेट एसेट वैल्यू इतनी बनती है। सीमेंट में हम कहते थे ईवी पर टन प्लांट की कैपेसिटी पे तो इतना इसकी वैल्यू होना ही चाहिए। लेकिन वैल्यूज़ कभी रियलाइज़ ही नहीं हुई। हम भी सारी ज़िंदगी देखते ही चले गए कि उस पे डिस्काउंट चल रहा है, ईवी पर टन पे डिस्काउंट चल रहा है, या फलाँ अपनी जो है ना प्लांट्स की वैल्यू से भी सस्ता चल रहा है, या फलाँ से भी कम चल रहा है, या उससे कम चल रहा है। तो मैं भी सोचता रहता था कि यार ये क्यों जो है ना होता है, तो हमारी भी कॉल्स इस चक्कर में गलत चलती रहती है। फिर मैं एक रीज़निंग की तरफ पहुँचा, और जब से मैंने उस रीज़निंग को फ़ॉलो करना शुरू किया है, उसके बाद से ये चीज़ें थोड़ी-सी बैठ रही हैं, मैं जिस तरह से देखता हूँ। देखिए, आप किसी भी बिज़नेस में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? आप किसी भी बिज़नेस में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि आप उससे प्रॉफ़िट बना सकें, ठीक है? अगर आप कल को ढाबा भी खोलेंगे तो आप इसलिए खोलेंगे कि उससे आप प्रॉफ़िट बना सकें, ठीक है? आप और मैं जब किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसी प्रॉफ़िट के लिए करते हैं, और हमें वो प्रॉफ़िट मिलता है डिविडेंड की फ़ॉर्म में, ठीक है सर? एसेट की वैल्यू जो होती है, वो ठीक है किताबों पे बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अगर वो एसेट बिकने ही नहीं जा रहा, तो फिर वो कभी कैश वैल्यू में तो ट्रांसलेट ही नहीं होना। तो जब वो कैश वैल्यू में ट्रांसलेट ही नहीं होना, मैंने माइनॉरिटी शेयर होल्डर ये स्टॉक मार्केट तक पहुँचना ही नहीं है, तो स्टॉक मार्केट उस चीज़ को अप्रिशिएट क्यों करे? समझ रहे हैं बात? ये एक गैप मेरा ख़्याल है कि एग्ज़िस्ट करता है, जिसकी वज़ह से आप बहुत सारे केसेज़ में देखेंगे कि यार इसकी तो बुक वैल्यू ज़्यादा है। बहुत ज़माना हो गया सर, मैं जब से इंडस्ट्री में आया ना खज़र भाई, मैं जब से देख रहा हूँ निशात में इसकी पोर्टफ़ोलियो वैल्यू इतनी, डीजी खान की पोर्टफ़ोलियो वैल्यू इतनी, और फलाँ की पोर्टफ़ोलियो वैल्यू इतनी, आईजीआई की पोर्टफ़ोलियो वैल्यू इतनी, वो कभी रियलाइज़ नहीं हो सकी। उसकी वजह ये है, जो मैं जिस कन्क्लूज़न पे पहुँचा हूँ, कि वो ईपीए उनके वो इतनी कोई फ़ुज़ूल किस्म की शायद इन्वेस्टमेंट्स है कि वो आरओई फ़ॉर्म में लो है, कि वो ईपीएस में कुछ अच्छा ट्रांसलेट नहीं हो पाती हैं, एंड हेंस वो डिविडेंड नहीं दे पाती हैं। और वो कभी इन्वेस्टमेंट्स बिकने को आती नहीं है, तो वो कैश में नहीं कन्वर्ट हो पाती हैं। वो सिर्फ़ एक हवाई वैल्यूएशन है, एक हवाई नंबर है, जिसके ऊपर हम खुश होते रहते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है, इस वजह से मार्केट उसको अप्रिशिएट नहीं करती। तो आई थिंक, आई होप, मैंने जो आपका के इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक आपने कहा था कि एसेट्स की वैल्यू इतनी है एंड एवरीथिंग, आई थिंक आई हैव आंसर्ड थ्रू दिस। सेकंड क्वेश्चन मेरा है फास्ट केबल से रिलेटेड। हम उसको देख रहे हैं कि उसकी अर्निंग्स भी अच्छी आई हैं कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, लेकिन उसकी जो पर शेयर मतलब जो नेट अर्निंग्स है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला। ओवरऑल सेल्स में इनकी ग्रोथ आई है, रेवेन्यूज में ग्रोथ आई है। तो इसको फ्यूचर में आप कैसा दिखते हैं फास्ट केबल का? अभी रिसेंटली इसका आईपीओ हुआ है 23 साल में।
यार ये भी मैं रिसेंट जो आईपीओज हुए हैं ना, मैंने कोई खास एक्टिवली टू बी वेरी ऑनेस्ट देखने का मुझे मौका और टाइम नहीं मिल रहा। तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। मैं हाई लेवल जो देख रहा हूँ इस वक्त, मुझे मोटे-मोटे जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक नाम नहीं ले सकता। कल मैं एक लिस्टेड अच्छी बड़ी कंपनी है, उसके ओनर के साथ मेरी एक ऐसी छोटी-सी मुलाकात हुई थी। मैं उससे बात कर रहा था। तो उसने मुझे एक बात बोली, उसने कहा, "यार फ़ातिक मियाँ, ये पिछले 1-2 साल के अंदर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा रही है, महँगाई इतनी ज़्यादा हुई है, जिसकी वज़ह से आप इन अ लॉट ऑफ केसेज़ इंक्लूडिंग देयर केस।" वो कहता है कि प्रॉफ़िट्स तो आपको ऑल टाइम हाई नज़र आ रहे हैं और नंबर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, प्रॉफ़िट भी नज़र आ रहा है। लेकिन कह रहे हैं हमारे वॉल्यूम्स डाउन है। सीमेंट में भी आप देख रहे हैं वॉल्यूम्स डाउन है, रेवेन्यू ऊपर है, प्रॉफ़िट ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लेशनरी एंगल इतना ज़्यादा है कि वो ट्रांसलेट हो रहा है नीचे तक। सो फ़ास्ट केबल में भी मुझे थोड़ा-सा वो शायद एंगल फ़ील हो रहा है। बिल्कुल ऊपर से मैं देख रहा हूँ नंबर्स का, मुझे वो वाला एलिमेंट फ़ील हो रहा है। बट इसमें भी देखिए, अब मुझे इसका बिज़नेस मॉडल बहुत डिटेल में नहीं पता, मैंने इसका स्टडी नहीं किया। मैं यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप देख लें कि केबल्स तो बनाते हैं, बट इनका रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल मुझे लगता है वही कमोडिटी है, कि पीछे इनका कॉपर-शॉपर होता होगा और इस तरह की चीज़ें होती होंगी, और कॉपर की प्राइसेज़ शायद रिसेंटली बढ़ी भी बहुत ज़्यादा थी, जो मुझे शायद याद पड़ता है ये रिसेंट उसके अंदर। तो वो शायद रीज़न हो इनका मार्जिन्स के, व्हाइल रेवेन्यू बढ़ा हो लेकिन मार्जिन्स कंट्रैक्ट हो गए, तो इनकी ईपीएस थोड़ी कम हुई है। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न्स। बट गोइंग फॉरवर्ड मैं इस पे टू बी ऑनेस्ट कोई इतना आपसे कमेंट कर नहीं सकता, बिकॉज़ मैं इसको इतना क्लोज़ली ट्रैक ही नहीं कर रहा हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो पहले तो ज़ुज़ैब भाई और प्रतीक भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करने के लिए और फाइनेंशियल लिटरेसी के एफ़र्ट के लिए। अच्छा ज़ुज़ैब भाई, मेरा क्वेश्चन प्रतीक भाई से था ये एंग्रो होल्डिंग के रिलेटेड, ये नए जो उन्होंने बिज़नेस शिफ्ट किया, टावर की तरफ गए हैं और थर्मल एसेट बेचने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं बिक गए हैं। तो आप नियर फ्यूचर में कैसे देखते हैं इसकी परफ़ॉर्मेंस को एंग्रो होल्डिंग की? और मुझे तो कोई ख़ास समझ नहीं आता। मुझे तो मेरा ख़्याल है कि अ, इफ़ मेरे पास शेयर्स होते तो मैं बाय ऑन स्ट्रेंथ पे होता, बल्कि मेरा तो बड़ा ख़्वाब, मेरी कोशिश थी, ये 270 गया था, मैं बेवकूफ़ का बच्चा था, मैं वेट ही करता रह गया कि 300 पे शॉर्ट करूँगा, मुझे तो शॉर्ट करना था इसे। सो गया नहीं, वो पहले ही रिवर्स हो गया। सो मुझे ये का आप सेल एंड स्ट्रेंथ कह रहे हैं, बाय बोल दिया। ये मेरा यही होगा सर। मसला ये है ना, ये व्हाट इज़ स्ट्रेंथ ही ना आई तो फिर क्या करेंगे सर दरवेश? तो ये पता नहीं होता मुझे। मुझे इसमें कोई ख़ास वैल्यूएशन इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि देखें, वही वाली बात है, आप शेयर होल्डर, एज़ अ शेयर होल्डर आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? या तो आपको डिविडेंड मिले या ग्रोथ मिले। इनके अंदर ग्रोथ का एंगल था ही नहीं इतने अरसे से, वो तो अब टावर का कुछ आया है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब कुछ वो रेवेन्यू वहाँ से कुछ प्रॉफिट-शॉफिट कुछ आना शुरू होगा। ग्रोथ का एंगल खत्म हो गया था। जब ग्रोथ का एंगल खत्म हो गया था तो फिर एक डिविडेंड ही रह जाता था। वो भी पावर सेक्टर की वजह से या पावर एक्सपोज़र की वजह से इनका डिविडेंड पे आउट कम चल रहा था, तो डिविडेंड यील्ड अब आप वो प्योर अगर एंग्रो जो इन्होंने, एक तो पता है क्या हुआ है यहाँ पे? मैंने जो फ़ील किया, आई कुड बी रॉन्ग, आई एम जस्ट शेयरिंग माय फीलिंग, वो ये फिगर भाई कि इन्होंने जो वो सारी रिस्ट्रक्चरिंग करी है ना, दाऊद हरक्यूलिस और ये जो सारा एपिसोड हुआ है, इसके अंदर थोड़ी-सी कम्युनिकेशन जो थी वो इतनी आई थिंक एक्सप्लेनेटरी नहीं थी, क्योंकि वो ट्रांज़िशन भी शायद इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि जिसकी वज़ह से लोगों को सही से समझ ही नहीं आया कि इसमें हुआ क्या? वो जो एंग्रो जो होता था वो दाऊद हरक्यूलिस में कन्वर्ट हो गया, उसका नाम एंग्रो एच हो गया, क्या हो गया? अब उस प्रोसेस में बिज़नेस वही रहा लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स डबल से भी ज़्यादा हो गए। तो वही जो डिविडेंड अगर ₹30 पर शेयर होता था, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू में डिविडेंड वही छोड़ दूँ, नंबर ऑफ शेयर सिर्फ बढ़ने की वजह से वो डीपीएस है ₹13 हो जाता है। अब अगर मैं इसी तरह से वैल्यूएट करूँ, मार्केट ने अगर इस पे 10% की डिविडेंड यील्ड लगा दी और ये ₹13 का डिविडेंड ही हुआ, अगर हुआ, मुझे नहीं पता क्या होता है इसके अंदर, क्या नंबर्स फाइनल निकल के आते हैं, ये क्या चीज़ें अनाउंस करते हैं एंड एवरीथिंग, तो ये तो हो सकता है यहाँ से भी नीचे चला जाए। बट मेरा अगेन इसके ऊपर खुद आप इसके नंबर्स देखें, सेल कॉल देते हुए बहुत डर लगता है। हाँ, 270 के ऊपर एक बात दूसरी होती थी, यहाँ पे 160, 170 के ऊपर बात डिफरेंट है। बट मुझे वैल्यूएशन या डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना वो नज़र नहीं आता। बीच में हाँ, एक अच्छी चीज़ ये होती हुई नज़र आ रही थी, जो आपने खुद मेंशन करी कि ये लोग अपने थर्मल एसेट्स जो थे पावर वाले, वो बेचना चाह रहे थे। तो वो बेच के अगर इनको कैश मिल जाता तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती। पावर हमें पता है कि वो एक गर्दन तोड़ बुखार है हमारी सोसाइटी का। फ़ातिक भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, एफएफसी वर्सेस इफर्ट। सो अगर एंग्रो की बात कर रहे हैं तो इसमें इफर्ट को भी थोड़ा-सा टच ऑन कर लें। तो थोड़ी-सी अजीब-सी बात करूँगा, लेकिन जो शायद को मौका मिल रहा है तो क्यों एक पे करना चाह रहा है? ये है सर मेरे हिसाब से तो। अगर आप दोनों जगह कैपिटल लगा सकते हैं, लगा दें, मसला क्या है उसके अंदर?
लेकिन एफएससी को अभी फ़ायदा ये भी हो गया, उसके अंदर एफएफबीएल भी आ गया। सो एफएफबीएल का डैप मार्ट बिज़नेस जो है वो काफ़ी क्लीन हो गया है। एफएफबीएल जो था एक बहुत ही लंबी पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन में गया था। इन्होंने 2013, 14, 15 के पीरियड में ना वो फौजी फूड्स, फौजी मीट, ये कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे जो बहुत बुरे तरीके से बैकफायर कर गए थे। तो फिर इवेंचुअली इन्होंने एफएफबीएल की इन द रिसेंट 2020 ऑनवर्ड्स ना वो किताबें साफ़ करी हैं और वो बिज़नेसेस को वहाँ से हटाया है। और जब वो हटाया है तो एफएफबीएल की कोर प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो सारी अनलॉक होना शुरू हो गई है। यही वजह एफएससी की आप अर्निंग देखिए बड़ी अच्छी आना शुरू हो गई है। जब से कंसोलिडेशन जो हुई है उसके बाद से और अच्छी हो गई है, पहले भी अच्छी आ रही थी। सो प्लस एफएससी के पास ऑलरेडी बैलेंस शीट पे मेरे ख्याल है अगर ये एफएफबीएल को मिला लें को 150 अरब का कैश हो जाना चाहिए अब इसके पास। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर यहाँ से इनका डिविडेंड पे आउट और बढ़ जाए। इनके पास वो रूम है। अब वो नहीं बढ़ाते हैं तो वो एक बात अलग है, बट रूम इनके पास आ गया है कि उस चीज़ को भी बढ़ा सकते हैं। तो मेरा सजेशन तो ये होगा कि आप दोनों देख लें। दिस व्हाट आई वुड से। फ़तीक भाई ये क्वेश्चन है इसकी मुझे समझ नहीं आई, लिस्टेड कंपनीज़ में नॉन एसेंशियल का ये वो पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा किसके पास है? अच्छा। ये फार्मा का कह रहे हैं। देखिए मुझे ऐसे परसेंटेजेस किसी की याद नहीं है, बट आई थिंक ये हाइनून जो हो गया, एजीपी हो गया, इन सब की आई थिंक अच्छी हैं, तो आप देख सकते हैं, इन सभी को देख सकते हैं। देखिए इस तरह से ना सोचें कि आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को बोलें कि इसका नॉन एसेंशियल ज़्यादा है तो मैं इसी को लूँगा उस, क्योंकि हो सकता है वो नॉन एसेंशियल ज़्यादा ज़रूर हो बट वो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है वो प्राइसेस वही 5-10% ही बढ़ाए। ये भी हो सकता है क्योंकि इस साल आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं था, ये ज़हन में रखिएगा। क्योंकि यूजुअली जब इन्फ्लेशन या डिवैल्यूएशन हुई होती है तो आपके पास ना मौका होता है, आप बोलते हो यार ठीक है कॉस्ट 10% पे बढ़ाई है, मैं 15% पे प्राइस बढ़ा देता हूँ। लेकिन जब कॉस्ट ही इतने कम से बढ़ी हुई होती है तो आपका रूम भी कम होता है, प्लस कंपेटिटिव प्रेशर्स होते हैं कि आपके कंपटीशन किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नॉन एसेंशियल अगर है तो प्राइस 25-30% से बढ़नी ही बढ़नी है। सो इसको मेरा सजेशन तो ये होगा कि मिला के एक बिगर पिक्चर आप बना के उसकी बेसिस पे इन्वेस्ट करें। फ़तीक भाई ये और शुगर सेक्टर का भी क्वेश्चन आया हुआ है। सर शुगर सेक्टर में तो सर एक ही बादशाह है सर, मैं अब आपको रिकमेंड करूँगा उन्हीं से बात कर सकते हैं, यूसुफ फारूक। सही है, उन्होंने डिस्कस किया था अभी रिसेंटली उन्होंने डिस्कस किया था। अब वो जो मुझे हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग का कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है। आई डोंट थिंक शुगर सेक्टर अंडरस्टैंड्स, ही अंडरस्टैंड बेटर देन एनीवन एल्स आउट देयर। अच्छा ये डीएफएमएल पे शायद आपने बात कर ली थी। नहीं सर डीएफएमएल नहीं करी सर, दीवान ग्रुप है, मैं दीवान ग्रुप पे क्या बात करूँ सर, मैं समझ ही नहीं आता। सही। अच्छा लास्ट वन इज़ फातिमा। फातिमा भी सही है सर, इनका भी वही अपना एक्सपोजर है, वही फर्टिलाइजर वाला, इनकी एक सर्टेन अपने तरह की मोनोपोली है, एनपी कैन एनपीके वगैरह वाली। तो ये भी सही है सर, देख सकते हैं इसको। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट इनके अंदर चीज़ों के अंदर नहीं है, आप तीनों देख लें उसके अंदर। फातिमा में बस एक चीज़ ये चल रही है कि इनका जितना प्रॉफिट है ना उसके मुकाबले में जब आप पे आउट रेशो की फॉर्म में देखते हैं डिविडेंड कम पे कर रहे हैं बिकॉज ये बैलेंस शीट में कैश एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जो एफएससी ओवर द ईयर्स इतना अपना कैश एक्यूमुलेट करके यहाँ पे पहुंच गया तो अब वो अपना मसल नेक्स्ट स्टेप है कि मैं एग्रीटेक ले लेता हूँ, मैं फला काम कर लेता हूँ, फला काम कर लेता हूँ, तो वो ग्रोथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ ना दे लुकिंग आउटवर्ड। सो फातिमा वालों का सीन ये है कि वो अब अपना कैश बैलेंस शीट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं रिटेन करके ना, दे आर लुकिंग फॉर दोस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। सो मे बी वो पे आउट रेशो आपका थोड़ा डिप्रेस्ड है। तो अगर आप इसको पीई पे प्राइस टू अर्निंग पे देख रहे हैं तो शायद आपको ये दूसरों के मुकाबलों में सस्ता नज़र आएगा ईफर्ट एफएफसी के मुकाबले में। बट जब आप डिविडेंड यील्ड पे देखेंगे तो मुझे लगता है ये सारे आपको एक ही जैसे लगेंगे। आतिक भाई ये एटलस होंडा का पूछा है जुल्फ़कार साहब ने। तो मैं तो होंडा ही लेसा वाली बात है सर ये तो। ब्रांड सर वो बहुत बड़ा मजबूत ब्रांड है। जब तक सर पेट्रोल बाइक्स की मार्केट चल रही है उस वक्त तक तो सर इनके पास मार्केट है, ये कमाते रहेंगे और पे आउट करते रहेंगे, ये वाली बात है सर। आतिक भाई ये इंटरलूप की हम जितनी तारीफ़ करते हैं ये उतनी ही नीचे चला जाता है। सर ये बात आपकी सही है, इसका थोड़ा सा विक्टिम हम लोग भी रहे हैं। देखिए इंटरलूप इसके ऊपर सर मसला ये हुआ कि इन्होंने एक डेनिम शेनिम वगैरह की ना एग्जाम अपनी एक्सपेंशन वगैरह करी थी। अब आप एक्सपेंशन करते हैं तो ओवरनाइट तो देखें वो सारी की सारी यूटिलाइज हो नहीं जाती, आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रोथ आती है आपकी चीज़ों के अंदर ना। सो वो एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा इनकी जो इकोनॉमी है उसके जनरेट होगी तो वहाँ चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी। तो वहाँ पे सर पहला झटका आया बिजली का, कि हुकूमत ने गैस की प्राइसेस इतनी कैप्टिव रेट की बढ़ा दी, ग्रिड की बिजली इतनी महंगी कर दी कि वो वहाँ पे आपके कॉस्ट प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एक ये मसला हो गया।
फिर कुछ अरसे बाद हुकूमत ने कहा कि भाई कॉर्पोरेट टैक्सेशन में इनको नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्सेशन में डाल देता है टेक्सटाइल को, वो इनका दूसरा मसला बन गया। सो आई थिंक इनकी सीरीज़ ऑफ मसले इस तरह से आए हैं कि वो इनके लिए मुसीबत बन गए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे सर इनके शॉर्ट टर्म तो मुश्किल है। अब मैनेजमेंट को अब इसमें बेट क्या है? मुझे अगर आप बोलेंगे अगर मैं एक 10 साल का पोर्टफोलियो आज बना रहा हूँ तो मैं उसके अंदर इंटरलूप रखूँगा एंड आई विल टेल यू व्हाई। वो इसमें वजह से मैं रखूँगा क्योंकि सर इसकी मैनेजमेंट सुपर अमेजिंग मैनेजमेंट है। बहुत अच्छे लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, एफिशिएंट लोग हैं। इस तरह की जो मैनेजमेंट्स होती है ना सर, ये सूनर और लेटर इन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस निकाल लेती हैं। दे विल फाइंड आउट अ वे टू ओवरकम दोज़ चैलेंजेस। वी जस्ट नीड टू गिव देम सम टाइम। अगर हमारा टाइम होराइज़न छोटा है ना सर, तो वो हो सकता है उस पर्सपेक्टिव में हमारे सही तरीके से फिट ना हो रहा हो आईएलपी आज। लेकिन अगर हमारा टाइम होराइज़न बड़ा है और हम एक मैनेजमेंट को रीज़नेबल टाइम देते हैं, तो मुझे लगता है कि एक फेयर चांस है इस तरह की मैनेजमेंट कैन नेविगेट दोज़ चैलेंजेस एंड मेक अ कमबैक। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। यही ज़माने में आप देखें एंग्रो ग्रुप भी डिफ़ॉल्ट करने वाला ही था ना, बल्कि वर्चुअली कर ही दिया था तभी जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह कराई थी। एंग्रो फर्टिलाइज़र जैसा बिज़नेस सारे हो चुका था। ये 2012-13 वाली बात है। बट देन गुड मैनेजमेंट्स फाइंड आउट अ वे, दे डू समथिंग टू मेक थिंग्स हैपन। सो मुझे अगर लॉन्ग टर्म देखना है तो आईएलपी को ये वाली बेट पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये है, ये देखा जा सकता है। साथिक भाई, ये क्वेश्चन है अबाउट स्प्लिट क्यों करते हैं, तो मेरा तो यही व्यू है कि एक लोग साइकोलॉजिकली समझने लग जाते हैं कि स्टॉक महंगा हो गया है, अब फिर उसको स्प्लिट कर देते हैं। और साइकोलॉजिकली फिर लोगों को लगता है सस्ता हो गया है, लिक्विडिटी आती है। तो इसके अलावा भी कुछ रीज़न्स हो सकती है कि क्यों स्प्लिट लाभ दी गई? तो इसके अलावा एक ही रीज़न है सर, बोनस पे टैक्स लगा हुआ है। वो बोनस और स्प्लिट मोर और लेस एक ही चीज़ है। आप 20% बोनस देते थे, स्प्लिट में आप 1:2 कर देते हो, 1:5 कर देते हो, जो भी आप रेशियो उसका बना देते हो। बट इसमें टैक्स नहीं लगता, बोनस में टैक्स लगता है, जो कि एक बेकार तरीन बात है। वो कुछ होना नहीं चाहिए। तो इस वजह से साथ जिन कंपनीज़ को ये अकल है और उनको ये समझ आती है, वो कहते हैं स्प्लिट कर दो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। वही काम होगा जो बोनस में होता है। ये अतीक भाई, ये लास्ट क्वेश्चन लेके फिर क्लोज करते हैं। ये फार्मा सेक्टर का जर्नल पीई रेशियो इज़ हाई, सो इन्वेस्टमेंट बेहतर है या नहीं? तो देखिए पी रेशो में ना मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। पी रेशो में हाई होने के पीछे जो एक बड़ा रीज़न होता है वो उसका ग्रोथ पोटेंशियल होता है। हम जहाँ पर ग्रोथ को ज़्यादा देख रहे होंगे, वहाँ पर पी मार्केट खुद ही ज़्यादा देगी। क्यों? क्योंकि मार्केट उसकी फ्यूचर अर्निंग्स को प्राइस कर रही होती है। सिस्टम्स लिमिटेड 30 के पी पे ट्रेड भी हुआ है, 20 पे भी हुआ है। आजकल आप चलें चलें 13, 12, 13 जैसा कुछ आ गया है फॉरवर्ड, जो मैं दूसरों की अर्निंग्स देख रहा था उसके ऊपर, बट चले 15 भी है। तो वो 6-7 के पी पे, 8 के पी पे सेंस नहीं बनाता सिस्टम्स। क्यों? क्योंकि इट्स अ ग्रोइंग कंपनी। जो कंपनी बोल रही हो कि हमारा टारगेट है 25% डॉलराइज़्ड रेवेन्यू ग्रोथ हम डिलीवर करें इस साल, और बहुत चांसेस हैं वो कह रहे हैं तो वो कर भी देंगे। तो इस तरह की कंपनी को वही पीई देना जो कि सीमेंट का हो, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ के आउटलुक इतनी अच्छी ना हो, वो अनफेयर हो जाता है। यही फार्मा में भी है। फार्मा की जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसकी वजह से या पोटेंशियल की वजह से उनको पी ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा लगता है, और वो ज़्यादा जस्टिफाई भी होता है। वो अपनी अर्निंग्स ग्रोथ से जस्टिफाई कर लेते हैं। अब कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगेन अगर आपने इसको असेस करना है, मैंने एक पीई रेशियो कैसे कैलकुलेट करता है उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, वो भी आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। उसको यूज़ करके आप देखते हैं कि क्या होना चाहिए। अतीक भाई, ये ट्विटर स्पेसेस से मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैं कहता था ना ये लास्ट क्वेश्चन है, तो 1-2 और क्वेश्चन आ जाते थे। एक वक़्त ऐसा आता है कि मैं क्वेश्चन ढूँढ रहा होता हूँ कि अब मैं क्या पूछूँ, कोई पूछ तो नहीं रहा, मुझे और पूछना है। सो ये हसीब भाई का क्वेश्चन है अबाउट लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप इन टीएसएक्स। तो फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए वैल्यू किधर है, मैनेजमेंट कौन-सी अच्छी है, प्रोडक्ट कौन-सा अच्छा है, ग्रोथ आउटलुक किसमें अच्छी है, ये डज़न्ट मैटर। सो बड़ी कंपनीज़ को हमने बहुत बड़े होते हुए देखा है। एफएफसी जैसा जायंट पिछले साल आपका 3x रिटर्न, 4x रिटर्न देके चला गया। सो आई आई वुड से कि इन चीज़ों में ना जाएँ स्मॉल कैप और लार्ज कैप के ऊपर। हाँ, ये ज़रूर देखना पड़ता है कि आप जिस तरह से उसको एनालाइज़ कर रहे हैं उसकी इम्प्लिकेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा जो हप्को पे बीवाईडी की देखते हुए वो साज़गार को बेस बना के सोच रहे थे कि जब साज़गार ने हवल लॉन्च करी थी तो वो शेयर जो था 50 का ₹1000 हो गया। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हप्को भी शायद यही इसी तरह से करेगा, जो कि नहीं हो सकता। उसकी वजह ये साज़गार जो था वो हार्डली कोई प्रॉफ़िट बना रहा था, तो उसके ऊपर हैवेल का कंट्रीब्यूशन वाज़ ह्यूज, ह्यूज। बट जब आप हप्को की बात करते हो तो उसका पावर बिज़नेस ऑलरेडी इतना बड़ा है कि उसके ऊपर बीवाईडी का कंट्रीब्यूशन जब आप निकालने जाते हो तो प्रोबब्ली वो 25, 30 या 50% ईपीएस
ग्रोथ आपको नज़र आती है, वो उस तरह की ग्रोथ नहीं होती, तो उस तरह से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो यहाँ तक आप उसका इम्पैक्ट एनालिसिस के लिए ये चीज़ें ज़रूर मैटर करती हैं, बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आपको यही देखना चाहिए कि कौन-सी कंपनी अच्छी है, किसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न अच्छा है, गुड क्वालिटी कंपनी मेरा हमेशा सजेशन होता है, गुड क्वालिटी कंपनीज़ में जाएँ, भले थोड़े कम पैसे कमाएँ बट कैपिटल प्रिजर्वेशन की तरफ जाएँ। द पॉइंट इज़ कि हमारी मार्केट भी वोलेटाइल है, दुनिया की मार्केट्स की तरह हमारे इकोनॉमिक साइकिल्स थोड़े शॉर्ट होते हैं। हम इस तरह की चीज़ में एक्सपोज़र ले लें जो कि फिर किसी वजह से ज़्यादा गिर जाए तो फिर बेटर में नुकसान हो। और देखिए, मार्केट्स जब खराब होती है ना, आप पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लॉन्ग टर्म में जो बनेगा ना, ये मैं आपको बताऊँ, वो ये बनेगा कि जब मार्केट खराब होती है, तो आपका जो रिटर्न है, मार्केट के साथ आप भी गिरोगे, बट ये है कि आप वहाँ पे कितना कम गिरते हो। अगर मार्केट 50% गिरती है और आप 10% गिरते हो ना, अगली मर्तबा जब मार्केट बढ़ेगी ना, आप वहाँ से जो डबल हो गया, आपके रिटर्न्स मैग्नीफाई होंगे। बट मार्केट 50% गिरी, आप भी 50% गिर जाए, तो फिर फ़ायदा ही नहीं हुआ आपको कोई। मतलब ठीक है, वो फिर एक सर्टेन फ़ायदा हो गया, आप और सस्ती चीज़ें नीचे ले लोगे। बट रिटर्न्स के जो ग्रोथ या मैग्नीफाई या मल्टीप्लिकेशन होती है ना, उसमें वहाँ पर ये डिफरेंस क्रिएट होगा कि जब मार्केट गिरती है तो आपने अपना कैपिटल कितना प्रोटेक्ट किया। उसके लिए ज़रूरी है कि यू स्टे इन्वेस्टेड इन गुड क्वालिटी कंपनीज़। पौने 2 घंटे की हमारी हो गई है डिस्कशन और ये फ़ारूक सॉरी ज़ुल्फ़कार साहब चाहते हैं कि हम ना जाएँ अभी। अम, नहीं, नहीं। लकी इन्वेस्टमेंट की एक आ रही थी मैंने लिंक्डइन वगैरह पे देखा था कि ये इन्वेस्टमेंट भी आए हैं। आई डोंट थिंक सो इतना कोई तो लकी इतना बड़ा है, वो इतना मेरा ख़्याल है अभी 50 अरब रुपए का इन्होंने आईपीओ किया है, 100 अरब रुपए के ऊपर भी क्या 1% 2% कमाएँगे अगर हार्डली, तो अभी क्या 1-2 अरब रुपए और वो आपका। किसने बताया कि ये उसके अंडर नहीं आता शायद लकी सिमट या पब्लिक लिस्टेड में तो ये कोई मैंने भी नहीं मिस्टेक देखा है तो मैंने भी नहीं देखा ये चीज़ हो सकती है, बट क्योंकि इन्होंने लकी का नाम यूज़ किया है तो हो सकता है इन्होंने इसी के अंदर डाला हुआ हो, वरना यूजुअली ये वाईबी ग्रुप करके चीज़ें कर रहे होते हैं। सो हो सकती है ये चीज़, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर है भी तो ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर बनेगा नहीं है। अतीब भाई लास्टली कितने मिनट में हम स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन कर सकते हैं फिनक्लब मोबाइल ऐप से? सर, अगर आपने सहूलत अकाउंट खोलना है जो कि एक फर्स्ट टाइमर के लिए होता है, अगर आपका पहले कहीं पे भी अकाउंट नहीं खुला हुआ, तो आप मेरा ख़्याल है 5 मिनट के अंदर आप पूरा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जमा करा सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ सीएनआईसी चाहिए होता है, उसकी आप एक तस्वीर खींचना है आगे-पीछे से और लोड करते हैं उसके अंदर। बाकी अगर आप नॉर्मल अकाउंट खोलने जा रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, अगर वो आपके पास महँगी है। आपको प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होता है, जो कि सैलरी स्लिप हो सकता है, अगर आप फ्रीलांसर हैं, तो जहाँ पर भी आपके पैसे आते हैं, उसकी स्टेटमेंट निकाल के। तो ये चीज़ें अगर आपके पास चीज़ें रेडी हैं, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जमा कराने में आपको क्या 10 मिनट लग जाएँगे, बहुत हुआ। सहूलत का और नॉर्मल में फ़र्क क्या है फतीक भाई? सर, सहूलत जो है एससीसीपी ने एक नया अकाउंट इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि आया था कि अगर स्टूडेंट्स खोलना चाहें 18 साल 19 साल के होने के बाद, जिनकी कोई इनकम की सोर्स या प्रूफ ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट नहीं होता, या कोई हाउसवाइफ़ होती हैं जिनके पास प्रूफ ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट नहीं होता, सो उनके लिए एक अकाउंट इंट्रोड्यूस कराया था और उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी थी कि मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए उसके अंदर डाल सकते हैं। सो वो लेकिन वो होगा सिर्फ़ उसके लिए जो पहली मर्तबा अकाउंट खोल रहा है। अगर आपका किसी और ब्रोकरेज में या कहीं पर भी आपका अकाउंट एक दफ़ा खुल चुका है, या अगर सहूलत भी खुल चुका है, तो दोबारा सहूलत नहीं खुल सकता। सहूलत एक ही होता है बस। अब उसके बाद अगर आपने दूसरी जगह का अकाउंट खोलना है, तो बस फिर वो नॉर्मली खुलेगा, फिर आपको वही प्रूफ ऑफ इनकम, बैंक स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये आपके पास रेडी है, तो 10 मिनट में आप फॉर्म जो है ना ऑनलाइन ही सारा ऐप के अंदर होता है, वो ऐप के अंदर ही आप सारा जमा कराएँ, वहीं पे दें, हमारे पास रिसीव हो जाएगा। अज़्यूमिंग कोई करेक्शन नहीं होती, क्योंकि कभी-कभी ना करेक्शन आ जाती है, कभी तस्वीर टेढ़ी हो गई, टेढ़ी से मेरा मतलब है सही क्लियर नहीं आ सकी, या प्रूफ ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट जो चाहिए था वो नहीं मिला, या बहुत मतलब होता है 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, लोग गलती से 1 महीने की लगा देते हैं। सो अगर कोई एरर नहीं है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, पूरा फॉर्म हमें सही तरीके से मिलता है, तो वहाँ से हम एनसीसीपीएल को उसी दिन भेज देते हैं हमारे एंड से। अब एनसीसीपीएल यूजुअली हम पुश करा के उसको 1 दिन में ही कोशिश कर लेता हूँ, मेबी 1-2 दिन के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा, अज्यूमिंग डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट हो। अकाउंट एक दफ़ा खुल जाता है, फिर हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने बनाई हुई है व्हाट्सएप के ऊपर, आपने माशाल्लाह सर्कल वगैरह के ऊपर बड़ी अच्छी बना ली है। हमने वो बनाई हुई है, वहाँ पे हम आपको ऐड कर लेते हैं, जहाँ पर हम भी आप लोगों को हर चीज़ के सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं चीज़ों के अंदर, और लोग भी एक-दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। प्लस बड़ी चीज़ जो होती है ना खज़र भाई, वो यहाँ पे ये होती है कि नॉलेज शेयरिंग होती है। एक हमारे पास बंदा है, वो ऑयल सेक्टर के अंदर इंजीनियर है, तो वो ना उसके ऊपर ऑयल डिस्कवरीज़, उसके ऊपर बड़े अच्छे कमेंट्स करता है। कुछ हमारे पास काफ़ी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, तो वो सिस्टम्स और इन चीज़ों को वो बड़ा एनालाइज़ कर रहे होते हैं, सिमेट्री को एनालाइज़ कर रहे होते हैं। सो वो एक नॉलेज शेयरिंग बड़ी अच्छी होती है उस कम्युनिटी के अंदर, स्टॉक एनालिसिस के लिए, कि लोग अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो लेकर आते हैं, वो बड़ा हेल्पफुल होता है। प्लस हम भी वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, तो आपको कोई भी गाइड करना है, जो चीज़ होती है उस प्रोसेस में, वो सारा हम आपको हेल्प करते हैं।
थैंक यू वेरी मच फातिक भाई, आपने संडे नाइट हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच हिज़र भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह फिर दोबारा बात होती है आपसे। थैंक यू गाइस। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।